हाथ थामा है तो छोड़ना नहीं, ये सपना मोहब्बत का तोड़ना नहीं। अध्याय 1। करण राजपूत। मुंबई का बांद्रा सीफेस का इलाका शहर का सबसे व्यस्त और आधुनिक हिस्सा माना जाता है। इस वक्त रात के समय भी भयंकर गर्मी और उमस थी। सड़क के दोनों किनारों पर लोगों की भारी भीड़ चहलकदमी कर रही थी। अचानक समुद्र की रिटेनिंग वॉल के पीछे से एक मजबूत गठा हुआ हाथ बाहर निकला। यह देखकर वहां से गुजर रहे कुछ लोग चौंक गए और घबराकर पीछे हट गए। अगले ही पल पानी में पूरी तरह भीगा हुआ एक सिरफिरा युवक ऊपर चढ़ा। उसने सिर्फ सेना की पैंट, कमांडो ट्राउजर पहन रखी थी। वह सीधे फुटपाथ पर लेट गया और तेजी से सांसें लेने लगा। आखिरकार मैं पहुंच ही गया। उसका गठा हुआ कसरती शरीर देखकर वहां से गुजरने वाले हर शख्स की नजरें उस पर टिक रही थीं। कई लड़कियां उसे मुड़ कर देख रही थीं, लेकिन उसकी फटी पुरानी आर्मी ट्राउजर और उसकी हालत देखकर समझ गईं कि बंदा पूरी तरह कंगाल है। वे मुंह फेरकर आगे बढ़ गईं। करण को लोगों की नजरों की कोई परवाह नहीं थी। इस वक्त उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा उबल रहा था, ऐसा गुस्सा कि उसका मन कर रहा था किसी को उठाकर सीधे हवा में उछाल दे। कमीने, वे धोखेबाज बास्टर्ड्स। अब मैं उन साले ठेकेदारों पर कभी भरोसा नहीं करूंगा। मुझसे झूठ बोला कि अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ अडे से भारत का किनारा सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर दूर है। बकवास, साला हजारों किलोमीटर तैरना पड़ा। अगर मेरा शरीर लोहे का न बना होता तो आज समंदर की शाखें मुझे अपना नाश्ता बना चुकी होती। करण की उम्र ज्यादा नहीं थी। उसकी तलवार जैसी नुकीली भौहें और तीखे नैन नक्श उसे बेहद हैंडसम और रोबीला लुक देते थे। वह सड़क पर ही बैठ गया। उसने अपनी गीली जेब में हाथ डाला और एक पुराना नोकिया 3310 का कीपैड वाला ब्लैक एंड व्हाइट फोन बाहर निकाला। उसने स्क्रीन पर समय देखा। क्या सिर्फ 13 घंटे लगे? फिर उसने बिना सोचे समझे एक जाना माना नंबर डायल कर दिया। फोन बजने लगा और दूसरी ही घंटी पर उठ गया। करण फोन उठाते ही चिल्ला पड़ा, तुम साले धोखेबाजों, मुझसे झूठ बोला। रुक जाओ तुम लोग, जैसे ही मैं वापस आऊंगा एक एक की खाल खींचूंगा। फोन की दूसरी तरफ से जोरदार ठहाके की आवाज आई, अरे करण भाई, तुम तो यार घोड़ लेवल इंसान निकले। लगातार 13 घंटे तक बिना रुके पूरे अरब सागर, अरेबियन सी को तैरकर पार कर जाना। भाई, तुम सच में मेरे हीरो हो। रुको, मैं अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वालों को फोन करके तुम्हारा नाम नंबर पर दर्ज करवाता हूँ। मैं यह नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। करण दहाड़ा। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो हेलो। करण भाई, क्या कहा? आवाज कट रही है यार, यहाँ नेटवर्क बहुत खराब है। चलो बाद में बात करता हूँ। और खट से फोन कट गया। करण का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से में नोकिया का फोन सड़क पर पटका और उस पर अपने वजनी बूटों से 2-3 बार जोर से पैर मार दिया। जब उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो उसने सड़क पर पड़े फोन को वापस उठाया, उसकी धूल झाड़ी और चुपचाप अपनी जेब में रख लिया। फोन को खरोंच तक नहीं आई थी। आखिरकार वह नोकिया फोन कोई साधारण फोन नहीं था, बल्कि करण के लिए खास तौर पर कस्टमाइज किया गया था। पूरी दुनिया में ऐसा एक ही फोन था, अगर आप इससे पत्थर भी तोड़ते तो पत्थर टूट जाता, लेकिन फोन को कुछ नहीं होता। छोड़ो यार, पहले असली काम निपटाते हैं, करण बुदबुदाया। यह कहते हुए उसने अपनी जेब से ड्रैगन नाग की नक्काशी वाला आधा टूटा हुआ हरा संगमरमर का ताबीज जेड पिंडैन निकाला। ताबीज पर एक बेहद सजीव नाग उकेरा हुआ था, लेकिन वह अधूरा था। फिर भी उसकी चमक और तराश बता रही थी कि यह कोई मामूली ताबीज नहीं है। उसमें से एक हल्की सी रूहानी हरी रोशनी निकल रही थी। उस ताबीज को देखकर करण पुरानी यादों में खो गया। यह आधा ताबीज उसे उसके दादाजी ने दिया था। दादाजी ने मरते वक्त उससे कहा था, करण, जिंदगी में जब भी तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिले जिसके पास इस ताबीज का बाकी आधा हिस्सा हो, तो याद रखना, अगर वह कोई मर्द हुआ तो उसे अपना सगा भाई मान लेना, और अगर वह कोई औरत हुई तो वही तुम्हारी होने वाली पत्नी होगी। तब छोटे करण ने पूछा था कि ऐसा क्यों, लेकिन हर बार उसके दादाजी बस यही कहते कि यह 2 खानदानों के बीच का सालों पुराना वचन, रघुकुल रीत है, और इससे ज्यादा उन्होंने कभी कुछ नहीं बताया। करण हमेशा इस राज को जानने के लिए तड़पता रहा, लेकिन उसे कहीं कोई जवाब नहीं मिला।
आखिरकार उसने पूछना बंद कर दिया और बस उस दूसरे आधे ताबीज वाले इंसान की तलाश शुरू कर दी। 3 दिन पहले ही उसे पता चला था कि उस दूसरे आधे ताबीज की मालकिन कौन है। उस औरत का नाम था जाह्नवी कपूर, इसी मुंबई शहर की सबसे अमीर, खूबसूरत और मशहूर कपूर इंडस्ट्रीज की बिजनेस टाइकून। इसीलिए करण जो सालों से देश से बाहर अपनी सीक्रेट ड्यूटी पर था, इतने सालों बाद अपनी भारत माँ की मिट्टी पर वापस लौटा था। इस बार उसके वापस आने का सिर्फ एक ही मकसद था, जाह्नवी से मिलना और इस बेमेल सगाई रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देना। क्योंकि करण के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। वह 18 साल की उम्र पूरी करते ही मरने वाला था। जब वह 10 साल का था, तब एक बहुत ही गुप्त मिशन के दौरान उसकी अपनी ही स्पेशल फोर्स एजेंसी के एक गद्दार ने उसकी मुखबिरी कर दी थी। दुश्मन के अड्डे में घुसते ही उसे सैकड़ों गोलियों से भून दिया गया था। उसे लगा था कि वह वहीं दम तोड़ देगा, लेकिन उस दिन इस चमत्कारी ताबीज ने उसकी जान बचाई। जैसे ही उसका खून उस ताबीज पर गिरा, उसके दिमाग में एक प्राचीन और रहस्यमयी योग साधना कल्टीवेशन टेक्निक की विद्या अपने आप छप गई। उस विद्या का कोई नाम नहीं था और वह भी आधी अधूरी ही थी। उसमें साफ लिखा था कि अगर वह इसका अभ्यास करेगा तो उसकी जान बच जाएगी। करण ने वह साधना की और वह जिंदा बच गया। उसने अकेले ही दुश्मन के उस पूरे अड्डे को तबाह कर दिया और गद्दार को ढूंढकर मार डाला। लेकिन इस सांसों की कीमत बहुत भारी थी। अगर वह 18 साल का होने से पहले उस साधना का दूसरा आधा हिस्सा नहीं सीख पाता, तो उसकी नसें फट जाती और उसकी मौत पक्की थी। करण ने दुनिया का कोना कोना छान मारा, लेकिन उस आधी अधूरी विद्या का बाकी हिस्सा उसे कहीं नहीं मिला। अब वह 17 साल का हो चुका था और उसका वहाँ जन्मदिन सिर पर खड़ा था। अतीत की इन कड़वी यादों ने करण को थोड़ा उदास कर दिया। उसने ताबीज वापस जेब में रखा और जाह्नवी कपूर का पता ढूंढने लगा। उसे याद आया कि भारत आने से पहले उसने एक पर्ची पर जाह्नवी के घर का पता लिखकर अपनी जेब में रखा था। उसने जेब में हाथ डाला, लेकिन वहां कागज का एक गीला गला हुआ टुकड़ा मिला। 13 घंटे समंदर के पानी में रहने की वजह से वह पर्ची पूरी तरह गल चुकी थी। सत्यानाश! मेरी किस्मत इतनी फूटी कैसे हो सकती है? करण ने अपना सिर पकड़ लिया। उसका प्लान बहुत सिंपल था, मुंबई जाना, जाह्नवी से मिलकर सगाई तोड़ना और तुरंत वापस अपने मिशन पर लौट जाना। लेकिन अब बिना पते के वह इस इतने बड़े शहर में जाह्नवी को कहां ढूंढेगा? उसे बस इतना याद था कि जाह्नवी की कंपनी का नाम कपूर एंटरप्राइजेज था। खैर हटाओ, किसी से पूछ लूंगा। करण खड़ा हुआ, उसने सामने जगमगाती मुंबई की नाइट लाइफ को देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। इतने सालों बाद अपने देश, अपने लोगों के बीच आकर उसे सच में बहुत सुकून मिल रहा था। उसने आसपास से गुजर रही लड़कियों को देखा और मन ही मन तारीफ की। मानना पड़ेगा, हमारे भारत की लड़कियां सच में बहुत सुंदर होती हैं। लेकिन वहां मौजूद किसी भी इंसान ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सब उसे कोई सनकी या आवारा समझकर नजरअंदाज कर रहे थे। करण को फर्क नहीं पड़ा। गुड़-गुड़। अचानक उसके पेट से चूहे कूदने की आवाज आई। तब करण को एहसास हुआ कि उसने पिछले 13-14 घंटों से एक दाना भी पेट में नहीं डाला था। उसने अपनी जेब टटोली, लेकिन एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अरे यार, जल्दी जल्दी में पैसे निकालना तो भूल ही गया। करण ने अपने खाली पेट पर हाथ फेरा। उसने सोचा कि किसी से थोड़े पैसे मांग ले, फिर सोचा कि नए शहर में किसी अनजान से मांगना ठीक नहीं लगेगा। वह आगे बढ़ता रहा। रात के 12 बज रहे थे, फिर भी बांद्रा की सड़कें गुलजार थीं। सड़क किनारे बड़े बड़े पब्स और नाइट क्लब्स की लालहरी लाइटें चमक रही थीं। करण समझ गया कि यह वही नाइट क्लब्स हैं जिनके बारे में उसने अपने साथियों से सुन रखा था। चारों तरफ लड़के लड़कियां शराब के नशे में धुत होकर एक दूसरे के गले लग रहे थे। अचानक करण की नजर सड़क के एक कोने पर पड़ी, जहां माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने देखा कि 4-5 गुंडे किस्म के आवारे लड़के एक बेहद सुंदर लड़की को घेरे हुए थे, जो शराब के नशे में इतनी धुत थी कि ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। दूर से भी जब करण की नजर उस लड़की पर पड़ी, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह सच में बला की खूबसूरत थी। गोल गोरा चेहरा, नशे से गुलाबी गाल, हिरनी जैसी आंखें और एक खूबसूरत वेस्टर्न ड्रेस। करण ने अपनी जिंदगी में ऐसी हुस्न की परी कभी नहीं देखी थी। वे गुंडे उस बेबस लड़की के साथ बदतमीजी करने ही वाले थे कि करण का खून खोल उठा। वुल्फगैंग स्पेशल कमांडो टीम का कप्तान होने के नाते अन्याय देखकर चुप रहना उसके खून में नहीं था। वह तेजी से आगे बढ़ा और सीधे उन गुंडों और उस लड़की के बीच में आकर खड़ा हो गया।
वे आवारे लड़के जो अभी अभी कमीनी हंसी हंस रहे थे, करण को अचानक सामने खड़ा देखकर भड़क गए। क्या नाटक है यह? करण ने गूंजती हुई कड़क आवाज में पूछा। तभी उस नशे में धुत खूबसूरत लड़की ने धुंधली नजरों से करण को देखा। उसने लड़खड़ाते हुए करण की मजबूत बांह को दोनों हाथों से थाम लिया, अपना सिर उसकी छाती से टिका दिया और हकलाते हुए बोली, मेरे पतिदेव, आप आ गए ना। करण ने एक ठंडी सांस ली। मन ही मन सोचा कि इतनी प्यारी लड़की और शराब पीकर यह हालत बना रखी है। अबे ओए ढक्कन, तू बीच में कहां से टपक पड़ा? अपना काम कर और निकल यहाँ से, उन गुंडों का लीडर अकड़कर बोला। काम? कैसा काम? करण ने सीधेपन से पूछा। अबे तुझे नहीं पता क्या? इसे डेड बॉडी उठाना, पिकिंग अप कॉर्प्सेस कहते हैं। हम चारों की नजर इस माल पर काफी देर से थी। तू अपना रास्ता नाप, वरना यही गाड़ दूंगा, गुंडे का लीडर गुर्राया। डेड बॉडी उठाना। करण तुरंत बात समझ गया। उसने सुना था कि बड़े शहरों के नाइट क्लब्स के बाहर रात को कुछ दरिंदे ऐसी लड़कियों की तलाश में रहते हैं जो ज्यादा पीने की वजह से बेहोश या बेबस हो जाती हैं, और फिर ये वान उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए उठा ले जाते हैं। यह तो सीधे सीधे इंसानियत का कत्ल था। वैसे तो करण का इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसने दखल देने का फैसला कर लिया था। और क्यों? अरे भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि लड़की बहुत खूबसूरत थी। यह लड़की मेरी पत्नी है, करण ने सीना ठोक कर कहा। इसलिए तुम साले चूहे, अपनी दुम दबाओ और रफू चक्कर हो जाओ। करण की बात सुनते ही गुंडों के सरदार के चेहरे पर एक गंदी मुस्कान आ गई। अबे साले फटिहाल, तू बोलेगा कि यह तेरी बीवी है और हम मान लेंगे, और अगर यह तेरी बीवी है भी तो आज रात तो यह मेरे साथ ही जाएगी। अपनी औकात देख, फटी हुई आर्मी की पैंट पहनकर घूम रहा है भिखारी कहीं का। इतनी होट बीवी तेरे जैसे कंगाली के बस की बात नहीं है। उसके इतना कहते ही बाकी के तीनों गुंडे जोर जोर से हंसने लगे। वे करण को पूरी तरह से हल्के में ले रहे थे। ओहो, तो यह बात है। करण के चेहरे पर एक ठंडी कातिलाना मुस्कान आ गई, और अगले ही पल चटाक, करण ने एक ऐसा जोरदार थप्पड़ उस लीडर के मुंह पर जड़ा कि वह हवा में 3 गोलियां खाकर सीधे सड़क पर जा गिरा। अध्याय 2, जाह्नवी कपूर। सटाक सटाक सटाक। करण ने हवा में हाथ लहराया। उसकी उंगलियां उन चारों गुंडों के गालों से छुआ भर थीं कि वे चारों हवा में पतंग की तरह उछले, 2-3 उल्टे चक्कर काटे और सीधे सड़क पर जा गिरे। उन चारों के चेहरे इतनी बुरी तरह सूज गए थे कि पहचान में ही नहीं आ रहे थे। जब वे लंगड़ाते हुए उठे तो उनमें से किसी में भी करण की तरफ आंख उठाकर देखने तक की हिम्मत नहीं बची थी। करण ने उन चारों को ठंडी और कातिलाना नजरों से देखा। अभी जो बकवास कर रहे थे, जरा फिर से दोहराना। यह कहते हुए उसने आगे बढ़कर उस गुंडे को कॉलर से उठाकर नीचे बिठाया जो पहले शेखी बघाड़ रहा था। वह गुंडा डर के मारे थरथर कांप रहा था। भाई साहब, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। जान से मत मारो भाई साहब। भाई साहब, क्या मैं तुम्हें इतना बूढ़ा दिखता हूँ? करण ने उसकी कॉलर और कस ली, और मैंने कहा, जो शब्द अभी बोल रहे थे उन्हें दोबारा बोलो। माफी मांगने को किसने कहा? यह कहते ही करण ने चटाक करके एक और थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद कर दिया। गुंडे की नाक से खून की 2 नदियां बह निकलीं। उसके होश उड़ चुके थे। वह पिछले शब्द दोहरा नहीं सकता था क्योंकि उन्हीं की वजह से वह पिटा था, लेकिन अगर अब कुछ नहीं बोलता तो फिर पिटता। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। छोटे भाई। सटाक। करण ने एक और थप्पड़ जड़ दिया। इस बार गुंडे के आगे के 2 दांत टूटकर दूर जा गिरे और उसका शरीर बिल्कुल ढीला पड़ गया। उस लीडर को जमीन पर बेसुध पड़ा देखकर करण बड़बड़ाया, अबे यार, एक घूंसा भी नहीं झेल पाया। खैर छोड़ो, सच कहूं तो मैं बस तुम्हें पीटना चाहता था, लेकिन मेरी एक आदत है, किसी को ठोकने के लिए मेरे पास कोई जायज वजह होनी चाहिए। अगर तुम मेरे सवाल का जवाब दे देते तो शायद मैं तुम्हें दोबारा नहीं मारता। लेकिन तब तक वह लीडर मुंह से झाग निकालता हुआ जमीन पर पड़ा था। बाकी तीनों गुंडे सन्न खड़े थे। करण का हाथ देखकर उनके अपने गालों में मरोड़ उठ रही थी। मैं इस लड़की को ले जा रहा हूँ, किसी को कोई ऐतराज? करण ने पूछा। नहीं भाई साहब, कोई ऐतराज नहीं। तीनों ने तुरंत अपने सिर इस तरह हिलाए जैसे उनकी गर्दन में कोई स्प्रिंग लगी हो। चलो बढ़िया है, बिना वजह के पीटना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, करण ने कहा और पीछे मुड़कर उस बेहोश लड़की को अपनी गोद में उठा लिया।
करण के काफी दूर निकल जाने के बाद ही उन तीनों में इतनी हिम्मत आई कि वे अपने पड़े हुए लीडर के पास जा सकें। अरे कालू भाई, क्या हो गया? कालू भाई, होश में आओ। जमीन पर पड़े उस लीडर में जितनी थोड़ी बहुत सुध-बुध बची थी, उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर चीखते हुए कहा, सालो, पहले एम्बुलेंस बुलाओ। लेकिन तब तक करण उस जगह से बहुत दूर निकल चुका था। उसकी गोद में सोई हुई वह खूबसूरत लड़की करण की गर्दन के पास अपना मुंह लाकर नशेड़ियों की तरह बुदबुदा रही थी, मुझे किसी अनजान आदमी से शादी नहीं करनी। मुझे तो मेरा सपनों का राजकुमार चाहिए, एकदम परफेक्ट लव स्टोरी। करण को समझ नहीं आया कि वह किस शादी की बात कर रही है, लेकिन इस वक्त उसे इस लड़की को जगाना जरूरी था। करण के पास खुद रहने का कोई ठिकाना नहीं था और वह इस लड़की को पूरी रात समंदर की ठंडी हवा में बाहर नहीं छोड़ सकता था। जाहिर है, इसका कोई घर तो होगा ही। अरे मैडम, उठो। करण ने लड़की के कंधे हिलाए। लड़की नहीं उठी। करण ने थोड़ा और जोर से हिलाया। आखिरकार लड़की की पलकें झपकीं। उसने अपनी धुंधली आंखों से सीधे करण की तरफ देखा। साफ था कि उसका नशा अभी पूरी तरह उतरा नहीं था, लेकिन अगले ही सेकंड उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आह, छी, नीच, कमीने, बचाओ, वह चीख उठी। लड़की को जब एहसास हुआ कि वह किसी अनजान लड़के की बाहों में है, तो वह छटपटाने लगी। करण को उम्मीद नहीं थी कि होश में आते ही वह ऐसा रिएक्शन देगी। उसने तुरंत उसे नीचे उतारा और सफाई देते हुए बोला, अरे सुनिए तो सही, मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा था। कुछ गुंडे आपको उठाकर ले जा रहे थे, मैंने तो बस आपकी जान बचाई है। गुंडे और जान की बात सुनकर लड़की डर के मारे कांप गई। उसने अपने कपड़ों को देखा और सहमकर पूछा, तुमने मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं, करण ने अपना सिर हिलाया। लेकिन फिर मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? आउच, बहुत तेज दर्द हो रहा है। लड़की ने अपना पेट पकड़ लिया और दर्द के मारे घुटनों के बल बैठने लगी। इस वक्त उसके दिमाग में भयंकर और डरावने ख्याल आ रहे थे। किताबों में लिखा होता है कि जब कोई लड़की किसी मर्द के साथ संबंध बनाती है, तो उसके पेट में बहुत दर्द होता है। कहीं इस सिरफिरे ने मेरे साथ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जाह्नवी कपूर, मेरी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है कि मेरी पहली बार किसी फटेहाल मजदूर के साथ हो जाए। जाह्नवी अपनी घबराहट और गुस्से पर काबू नहीं रख पाई और करण पर चिल्लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। करण परेशान हो गया। अरे भगवान की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वह जाह्नवी का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। दूर रहो मुझसे। तुम क्या कर रहे हो? जाह्नवी अपना पेट पकड़े पीछे हटी, लेकिन वह करण की फुर्ती से बच नहीं सकी। करण ने झट से उसकी कलाई पकड़ ली। छोड़ो मेरा हाथ, सड़क छाप। दरिंदे, जाह्नवी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी करण की उंगलियां उसकी नब्ज पल्स पर थीं। नब्ज जांचते ही करण के चेहरे पर एक हंसी आ गई। उसे जो बात समझ आई थी वह सच में मजेदार थी। मैडम, क्या आपकी महीने की वो तारीख आने वाली है? महीने की तारीख? तेरी तारीख आने वाली है, जाह्नवी चीखी और अपना हाथ खींचने लगी। अरे मेरा मतलब है, क्या आपके पीरियड्स शुरू होने वाले हैं? करण ने बेमन से साफ साफ समझाया। मेरी आंट फ्लो, तो जाह्नवी के मुंह से अचानक निकला। फिर उसने रुककर दिमाग में अपनी तारीखों का हिसाब लगाया। उसे एहसास हुआ कि हाँ, उसकी पीरियड्स की डेट सच में आज या कल में ही थी। जाह्नवी के चेहरे के बदलते भावों ने सब सच बयां कर दिया। करण ने उसका चेहरा देखकर भांप लिया। आपने रात को शराब पी ली, जिसकी वजह से आपकी डेट समय से पहले आ गईं, और इसी वजह से आपके पेट में ऐंठन हो रही है। जाह्नवी के पास बहस करने की ताकत नहीं थी। अगर करण की बात पर गौर किया जाए तो लॉजिक बिल्कुल सही बैठ रहा था। इसका मतलब उसका सद्धर्म बिल्कुल सुरक्षित था। थैंक गॉड, मेरी इज्जत किसी कंस्ट्रक्शन वर्कर के हाथों नहीं गई। हा, जाह्नवी राहत की सांस लेते हुए अचानक हंस पड़ी। करण के पास उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं था। वह बस अपना सिर पीट कर रह गया। तभी जाह्नवी को याद आया कि करण ने ही उसे उन गुंडों से बचाया था। उसने थोड़ा संभल कर कहा, वैसे मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, करण ने कहा, लेकिन मन ही मन हैरान था। यह लड़की एक सेकंड में गुस्सा होती है और दूसरे ही सेकंड हंसने लगती है। मौसम भी इतनी जल्दी मिजाज नहीं बदलता।
खैर, अब मुझे घर जाना चाहिए। मेरे कपड़ों से शराब की बदबू आ रही है, मुझे जाकर तुरंत शावर लेना है, जाह्नवी ने खुद से आ रही बदबू पर नाक सिकोड़ते हुए कहा। यह कहकर वह जाने के लिए मुड़ी। सुनिए, क्या आप मुझे खाना खिला सकती हैं? करण ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा। इस बार भारत आते समय वह बहुत जल्दबाजी में था, इसलिए जेब में 1 रुपया भी नहीं लाया था। अब रात के 12-1 बजे उसे बहुत तेज भूख लग रही थी, इस वक्त वह खाना कहाँ ढूंढता। जाह्नवी रुकी, मुड़ी और बोली, देखा जाए तो बनता है। ठीक है, मेरे साथ आओ। मेरी जान बचाने के बदले मैं तुम्हें किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिला देती हूँ। पेट भरकर खाना खा लेना, फिर हम दोनों अपने अपने रास्ते। ठीक है, करण ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। फिर उसे अपना असली मकसद याद आया, उसे सगाई तोड़नी थी। वह तो वैसे भी कुछ ही महीनों का मेहमान था, वह किसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसे जल्द से जल्द अपनी मंगेतर जाह्नवी कपूर को ढूंढना था। वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि सामने खड़ी यही लड़की जाह्नवी कपूर है। चलो, गाड़ी में बैठो, जाह्नवी ने कहा। करण मुस्कुराया और उसके पीछे पीछे चल दिया। थोड़ी ही देर में दोनों सड़क किनारे खड़ी एक चमचमाती लाल रंग की BMW 7 सीरीज के पास पहुंचे। जाह्नवी ने कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। आ जाओ। यह आपकी गाड़ी है? करण ने पूछा। हाँ, अब जल्दी करो, टाइम वेस्ट मत करो, जाह्नवी ने चाबी घुमाकर इंजन स्टार्ट किया। क्या आप गाड़ी चला सकती हैं? आपने तो शराब पी रखी है, करण ने चिंता जताते हुए कहा। बात तो सही है। वैसे, क्या तुम ड्राइव कर सकते हो? जाह्नवी ने करण की तरफ देखकर पूछा। हाँ, शायद मैं चला सकता हूँ, करण ने सिर हिलाया। शायद? इसका क्या मतलब हुआ? तुमने इससे पहले कौन सी गाड़ियाँ चलाई हैं? जाह्नवी ने संशय से पूछा। कौन सी गाड़ियाँ चलाई हैं? करण ने थोड़ा याद किया और फिर बड़े सहज भाव से बोला, फाइटर जेट, लड़ाकू विमान, जंग में इस्तेमाल होने वाले नेवी के जंगी जहाज और आर्मी के टैंक। क्या ये सब गिनती में आते हैं? करण की बात सुनकर जाह्नवी ने उसे अजीब नजरों से देखा और मन ही मन बोली, बड़ा आया फेंकने वाला। फिर जाह्नवी बोली, हाँ, और मैंने तो एयरक्राफ्ट कैरियर, विमान वाहक पोत चलाया है। चलो बैठो, चला कर देखो, अगर नहीं चला पाए तो मैं संभाल लूंगी। करण ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और जाह्नवी बगल वाली पैसेंजर सीट पर। करण ने जैसे ही एक्सीलेटर पर पैर रखा, BMW बिना किसी झटके के बहुत ही स्मूथ तरीके से आगे बढ़ गई। वाह, तुम तो काफी अच्छी ड्राइविंग करते हो। रास्ते में जैसे ही कोई रेस्टोरेंट दिखे, गाड़ी रोक देना। मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा सोने जा रही हूँ। गाड़ी को सही चलता देख जाह्नवी ने अपनी आंखें मूंद लीं। ठीक है, करण ने जवाब दिया। करण ने मुड़कर देखा तो जाह्नवी को सच में झपकी आ चुकी थी। वह इतनी थकी हुई थी कि बैठते ही सो गई। जाह्नवी ने एक खूबसूरत और लोफ्ट ड्रेस पहन रखी थी, जिसमें उसका सुडौल और आकर्षक फिगर साफ झलक रहा था। करण के शातिर दिमाग में अचानक एक ख्याल आया, जब यह जागेगी तो इससे पूछूंगा कि यह अपनी फिटनेस कैसे मेंटेन रखती है, फिर यह सीक्रेट ट्रिक अपनी कजिन्स को बताऊंगा। खैर, गाड़ी मुंबई की सड़कों पर सरपट दौड़ने लगी। करण की स्पीड बहुत तेज थी। वह रास्ते में आने वाली हर गाड़ी को ओवरटेक करता जा रहा था। गाड़ी का स्पीडोमीटर सीधे 180 किलोमीटर प्रति घंटा छू रहा था। करण जानता था कि यह ट्रैफिक नियमों के खिलाफ है, लेकिन वह अपनी गति धीमी नहीं कर सकता था। सालों तक युद्ध के मैदान और खतरनाक मिशनों में रहने की वजह से उसकी यह आदत बन चुकी थी। खतरे के इलाके से जितनी जल्दी हो सके निकलना ही जिंदा रहने की कुंजी होती थी। लेकिन तभी करण ने अचानक ब्रेक मारा और बगल में सोई जाह्नवी को हिलाकर जगाया। जाह्नवी ने ऊँघते हुए पूछा, क्या कोई रेस्टोरेंट मिल गया? चलो उतरो, मैं बिल पे कर देती हूँ, फिर मुझे घर निकलना है। नहीं, रेस्टोरेंट नहीं मिला। आगे पुलिस की नाकाबंदी है, करण ने सामने इशारा करते हुए कहा। जाह्नवी ने तुरंत सामने देखा। कुछ दूरी पर पुलिस की गाड़ियों की लाल नीली बत्तियां चमक रही थीं। सड़क पर ढेर सारे ट्रैफिक पुलिस वाले नाका लगाकर गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। तो इसमें डरने की क्या बात है? गाड़ी आगे बढ़ाओ। वैसे भी रात के इस वक्त ये पुलिस वाले बेचारे कितनी मेहनत करते हैं, जाह्नवी ने बेफिक्री से कहा। बात वो नहीं है, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, करण ने अपने दोनों हाथ फैलाकर मासूमियत से कहा। क्या? जाह्नवी की नींद एक झटके में उड़ गई। तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है? तुम इतने बड़े सांड हो गए हो और तुम्हारे पास एक इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं है? अरे, मेरे पास टैंक चलाने का इंटरनेशनल लाइसेंस है,
प्लेन उड़ाने का लाइसेंस है, बस यह नॉर्मल कार चलाने का नहीं है, करण ने सफाई दी। सत्यानाश, तुम बिना लाइसेंस के हो, मैंने शराब पी रखी है और सामने ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, आज तो हम दोनों सीधे जेल जाएंगे। जाह्नवी गाड़ी के अंदर छटपटाने लगी जैसे गर्म तवे पर मछली। तभी दूर खड़े एक पुलिस अफसर की नजर उनकी इस धीमी होती BMW पर पड़ी। उसने हाथ में लाउडस्पीकर उठाया और चिल्लाया, ए लाल गाड़ी वाले, गाड़ी साइड में लगाओ। हे भगवान, अब क्या करें? तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, मेरे मुंह से शराब की बदबू आ रही है। अगर मैं ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़ी गई तो मेरी कपूर इंडस्ट्रीज की साख मिट्टी में मिल जाएगी। मैं इस वक्त किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं फंस सकती। जाह्नवी की सांसें तेज चलने लगीं। जाह्नवी को इतना घबराया हुआ देखकर करण के चेहरे पर एक रहस्यमयी और बेप्रवाह मुस्कान आ गई। तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी गाड़ी जब्त हो या पुलिस तुम्हें पकड़े? करण ने पूछा। हाँ, नॉर्मल दिनों में तो संभाल लेती, लेकिन इस वक्त मेरी कंपनी की एक बहुत बड़ी डील होने वाली है, अगर पुलिस केस हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा। जाह्नवी रोने जैसी हो गई। गाड़ी जब्त नहीं होने देना चाहती? बस इतनी सी बात। करण ने गाड़ी का गियर बदला। चिल करो मैडम, यह काम मुझ पर छोड़ दो। अध्याय 3, नाकाबंदी तोड़कर फरार। जाह्नवी कपूर ने जब करण को इतने आत्मविश्वास से बोलते देखा तो उसने हैरान होकर पूछा, क्या सच में तुम्हारे पास इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है। सबसे पहले तुम 100 नंबर पर पुलिस को फोन करो, करण ने शांति से कहा। क्या? जाह्नवी का मुंह खुला का खुला रह गया। पागल हो गए हो क्या? बिल्कुल नहीं, मेरी बात सुनो और शांत रहो। अगर तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा है तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो, करण ने जाह्नवी की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। जाह्नवी करण की उन चमकदार, गहरी और निडर आंखों को देखती रह गई। पता नहीं क्यों, इतने खतरनाक और अनिश्चित मामले में भी उसका दिल करण की बात मानने को राजी हो गया। वह इनकार ही नहीं कर पाई। ठीक है, लेकिन मैं पुलिस से बोलूं क्या? जाह्नवी ने पर्स से अपना नया iPhone 6s निकालते हुए पूछा। बस इतना कहो कि तुम्हारी गाड़ी चोरी हो गई है और अब उसका कोई अतापता नहीं है, करण ने पट्टी पढ़ाई। क्या? जाह्नवी का मुंह एक बार फिर हैरानी से खुल गया, लेकिन उसने ठीक वैसा ही किया जैसा करण ने कहा था। ट्रिन ट्रिन ट्रिन। कॉल कनेक्ट हुई और दूसरी तरफ से एक गंभीर आवाज आई, मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम, बताइए। जाह्नवी ने घबराते हुए करण के रटाए हुए शब्द बोल दिए, जय हिंद सर, मुझे एक चोरी की रिपोर्ट दर्ज करानी है। मेरी कार चोरी हो गई है। कौन सी गाड़ी है? लाल रंग की BMW 7 सीरीज। कब चोरी हुई? आज रात ही, अभी थोड़ी देर पहले। गाड़ी का नंबर बताओ। MH02BS7881। ठीक है मैडम, आपकी शिकायत दर्ज कर ली गई है। जैसे ही कोई सुराग मिलता है हम आपको सूचित करेंगे। जी, शुक्रिया। पुलिस ने जो पूछा, जाह्नवी ने धक धक करते दिल से जवाब दे दिया। फोन काटते ही उसके हाथ कांप रहे थे। यह सब देखकर करण अपनी हंसी नहीं रोक पाया और दबे पांव मुस्कुराने लगा। हंस क्या रहे हो? हा हा हा, बहुत मजा आ रहा है, जाह्नवी ने करण को घूरते हुए कहा। मैंने तो तुम्हारे कहने पर पुलिस से झूठ बोल दिया। अगर तुम्हारा यह फर्जी आइडिया काम नहीं किया ना, तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। अरे मैडम, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आपको तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए और आप उल्टा मुझी पर झाड़ रही हो। जाओ, अब मैं कोई मदद नहीं करूँगा। करण ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। अरे नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करो ना, मेरी मदद कर दो भाई, जाह्नवी गिड़गिड़ाने लगी। पहले प्यार से बोलो और कहो कि करण जी मदद कीजिए, करण ने भाव खाते हुए कहा। तू? जाह्नवी ने गुस्से में अपने दांत भींचे। ठीक है, तो मैं चला। करण ने दरवाजा खोलने का नाटक किया। अरे रुको रुको, प्लीज मदद कर दो, मैं तुम्हें बहुत बढ़िया और महंगा खाना खिलाऊंगी, पक्का, जाह्नवी ने मासूम सा चेहरा बनाकर मिन्नत की। खाना शब्द सुनते ही करण के कान खड़े हो गए। उसका पेट भूख के मारे चूहे दौड़ा रहा था। उसने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है, मंजूर है, अब सीट बेल्ट बांध लो, करण ने कहा। तुम करने क्या वाले हो? जाह्नवी को किसी अनहोनी का एहसास होने लगा। अभी खुद ही देख लेना। करण के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और उसने एक्सीलेटर पर अपना पूरा पैर दबा दिया। ड्रूनन। BMW का पावरफुल इंजन दहाड़ उठा और गाड़ी तीर की तरह आगे झपटी।
रफ्तार इतनी तेज थी कि एक ही झटके में स्पीडोमीटर 180 किलोमीटर प्रति घंटा पार कर गया। और कांटा वहीं नहीं रुका। 200 220। जाह्नवी की तो चीख ही निकल गई। उसका दिल हलक में आ गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी गाड़ी को इस तरह हवा से बातें करते नहीं देखा था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि सामने ट्रैफिक पुलिस की नाकाबंदी थी। क्या यह सिरफिरा सीधे पुलिस के बैरिकेड्स में गाड़ी ठोकने वाला है? सामने खड़े ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने जब उस लाल BMW को अपनी तरफ महाकाल की तरह बढ़ते देखा, तो हवलदार ने तुरंत लाउडस्पीकर उठाया और चीखा, "ए लाल गाड़ी वाले, गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा है। तुरंत गाड़ी रोको और साइड में लगाओ, वरना गोली मार देंगे।" लेकिन BMW की रफ्तार कम होना तो दूर, वह और तेज होती जा रही थी। "अरे रोको, गाड़ी रोको तुम!" जाह्नवी पागलों की तरह चिल्लाई, "यह मेरी गाड़ी है। अगर तुमने पुलिस का नाका तोड़ा तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं तो पुलिस केस में फंस जाऊंगी। हे भगवान, मैंने इस फटेहाल पर भरोसा ही क्यों किया?" लेकिन करण के सिर पर तो भूत सवार था। एक बार जब उसने गाड़ी की कमान संभाल ली, तो रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। युद्ध के मैदान में रफ्तार ही जिंदगी और मौत का अंतर तय करती है। करण का पैर एक्सीलेटर को फर्श तक दबा चुका था। कार हवा से बातें कर रही थी। शुरुआत में तो जाह्नवी चिल्ला रही थी, लेकिन अब डर के मारे उसकी आवाज ही बंद हो गई थी। वह बस आंखें फाड़े सामने आने वाली मौत को देख रही थी। धक धक, धक धक। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा अभी छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। यह बंदा इंसान है या शैतान? बिना लाइसेंस के इतनी खूंखार ड्राइविंग कौन करता है? उधर पुलिस वाले गाड़ी की भयंकर स्पीड देखकर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागे। लाउडस्पीकर पर चिल्ला रहा पुलिस वाला तो अपना लाउडस्पीकर सड़क पर फेंककर सीधे फुटपाथ के पार जा गिरा और हाँफने लगा। लेकिन कार की स्पीड कम होने का नाम नहीं ले रही थी। 240 किलोमीटर प्रति घंटा। तभी महज 10 मीटर की दूरी पर पुलिस के वजनी लोहे के बैरिकेड्स, रोड ब्लॉक आ गए, जिनसे निकल पाना बिल्कुल नामुमकिन था। "गाड़ी रोको!" जाह्नवी बैरिकेड्स देखकर पूरी ताकत से चीखी। इतनी भयंकर स्पीड में अगर गाड़ी लोहे के बैरिकेड्स से टकराती तो BMW के परखच्चे उड़ जाते और उन दोनों की चटनी बन जाती। लेकिन करण ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। "तुम्हें दिखता नहीं है क्या? सामने नाका लगा है!" जाह्नवी रोने लगी। "सीट कसके पकड़ो!" करण की आवाज एकदम बर्फीली और गंभीर हो गई। उसका पूरा ध्यान सिर्फ गाड़ी और उस बैरिकेड पर था। BMW अब बैरिकेड से सिर्फ 5 मीटर दूर थी। करण ने अचानक पूरे जोर से हैंड ब्रेक खींचकर सर्विस ब्रेक पर पैर मार दिया। गाड़ी के टायरों और सड़क के बीच भयंकर रगड़ हुई, चिंगारियां निकली और एक कान फोड़ू चीख की आवाज आई। अचानक ब्रेक लगने से कार का पिछला हिस्सा हवा में उठ गया। "मां!" जाह्नवी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसने मन ही मन कसम खाई कि अगर वह आज जिंदा बच गई तो इस मजदूर को जान से मार डालेगी। कार पलटने ही वाली थी कि तभी करण ने झटके से स्टीयरिंग मोड़ा और एक्सीलेटर दोबारा पूरा दबा दिया। कार की स्पीड एक ही सेकंड में 260 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई। इस बार कार का पिछला हिस्सा जमीन पर आ गिरा और झटका खाकर आगे का हिस्सा, बम्पर, हवा में उछल गया। अगले ही पल वह भारी भरकम BMW 7 सीरीज किसी फाइटर जेट की तरह हवा में उड़ गई। जाह्नवी ने डर के मारे आंखें खोली तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी कार के चारों पहिए जमीन छोड़ चुके थे और वे सीधे पुलिस के लोहे के बैरिकेड्स के ऊपर से उड़ते हुए दूसरी तरफ जा रहे थे। धड़ाम! एक जोरदार आवाज के साथ कार बैरिकेड्स के पार सड़क पर लैंड हुई और बिना एक खरोंच आए आगे की तरफ सरपट दौड़ पड़ी। जाह्नवी को लगा जैसे वह कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन देख रही है या कोई खौफनाक सपना। BMW जैसी नॉर्मल लग्जरी कार से ऐसा खूंखार स्टंट इस बंदे ने तो सुप्रकार को भी फेल कर दिया था। उसने अपनी अकड़ी हुई गर्दन मोड़कर बगल में बैठे करण को देखा तो उसके होश उड़ गए। इतना जानलेवा फ्लाइंग कार स्टंट करने के बाद भी इस बंदे के चेहरे पर रत्ती भर शिकन नहीं थी। वह तो मजे से एक पुरानी हिंदी फिल्म की धुन सीटी बजाकर गुनगुना रहा था। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती?" जाह्नवी ने हकलाते हुए पूछा। "हाँ, सच में मुझे नॉर्मल कार चलानी नहीं आती," करण ने मासूमियत से जवाब दिया। "कार चलानी नहीं आती और 260 की स्पीड में उड़ा दी। किसको बेवकूफ बना रहे हो तुम?" जाह्नवी ने उसे गुस्से से घूरा। "अरे सच कह रहा हूँ मैडम, मैं तो आमतौर पर आर्मी के भारी भरकम टैंक इसी तरह उड़ाकर चलाता हूँ। यह कार तो बहुत हल्की लगी मुझे," करण ने ईमानदारी से अपनी बात रखी।
जाह्नवी ने अपना सिर पकड़ लिया। छोड़ो यार, इस बार तो सच में बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। हमने पुलिस की नाकाबंदी तोड़ी है। उन्होंने मेरी कार का नंबर नोट कर लिया होगा। कपूर इंडस्ट्रीज की चेयरमैन का नाम कल के अखबारों में भगोड़ी अपराधी के रूप में छपेगा। मेरी इज्जत का कचरा हो गया। तभी करण ने कार को सड़क किनारे एक अंधेरे कोने में रोक दिया। गाड़ी क्यों रोक दी? पुलिस वाले पीछे आ रहे होंगे। तुम क्या चाहते हो कि हम रंगे हाथों पकड़े जाएं? जाह्नवी ने घबराकर आसपास देखा। नीचे उतरो, गाड़ी यहीं छोड़ दो, करण ने जाह्नवी का हाथ पकड़कर बाहर खींचते हुए कहा। जाह्नवी ठिठक गई, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। गाड़ी यहीं पुलिस के हवाले छोड़ दें तो फिर नाका तोड़ने का फायदा क्या हुआ? यह तो खुद जाकर जेल में बैठने जैसा है। वहीं रुक जाओ। पीछे से पुलिस की सायरन की आवाजें और चिल्लाने की आवाज आई। पुलिस की गाड़ियां उनका पीछा करते हुए पहुंच रही थीं। जाह्नवी ने अपने दांत भींचे और चुपचाप करण के साथ अंधेरी गली में भाग खड़ी हुई। वे दोनों दूर एक मोड़ के पीछे छुप गए और चुपचाप देखने लगे कि पुलिस वाले उनकी BMW को टो करके ले जा रहे हैं। चलो अब निश्चिंत हो जाओ, मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, करण ने अपनी पैंट की जेब में हाथ डालते हुए कहा। परेशानी कैसे नहीं होगी? गाड़ी जब्त हो गई है, सबूत पक्का है, नंबर प्लेट से मेरा नाम पता 2 मिनट में निकल जाएगा। मेरा तो करियर बर्बाद हो गया। जाह्नवी का पारा चढ़ गया। मैंने कहा ना, सब ठीक हो जाएगा। अगर मेरी गणित सही है तो अगले आधे घंटे में तुम खुद जाकर अपनी गाड़ी सम्मान के साथ वापस ले आओगी, करण ने बेफिक्री से कहा। तुम सफेद झूठ बोल रहे हो। जाह्नवी उस पर चिल्लाने ही वाली थी कि ट्रिन ट्रिन। जाह्नवी का आईफोन बज उठा। स्क्रीन पर अनजान नंबर देखकर उसने हिचकिचाते हुए फोन उठाया। हेलो, क्या हमारी बात कपूर इंडस्ट्रीज की मैडम जाह्नवी कपूर जी से हो रही है? दूसरी तरफ से एक पुलिस अफसर की विनम्र आवाज आई। जी, मैं जाह्नवी बोल रही हूँ। जाह्नवी की सांसें अटक गईं। मैडम, जय हिंद। खुशखबरी है, पुलिस कंट्रोल रूम को आपकी गाड़ी चोरी होने की जो शिकायत मिली थी, उस पर हमने तुरंत कार्रवाई की है। आपकी लाल BMW 7 सीरीज मिल गई है। क्या? जाह्नवी की आंखें फटी की फटी रह गईं। पुलिस अफसर ने आगे समझाया, दरअसल मैडम, आज रात हमारी टीम नाकाबंदी करके चेकिंग कर रही थी। तभी एक शातिर चोर आपकी कार को 250 की स्पीड में भगाकर ले जा रहा था। हमारी पुलिस टीम ने जब उसका पीछा किया और नाका लगाया तो वह खूंखार चोर बैरिकेड्स के ऊपर से कार उड़ाकर भाग निकला। लेकिन आगे जाकर जब हमने उसे घेरा तो वह डर के मारे गाड़ी रास्ते में ही छोड़कर अंधेरे में फरार हो गया। अफसर ने राहत की सांस लेते हुए कहा, आपकी कार पूरी तरह सुरक्षित है। आप कल सुबह बांद्रा पुलिस स्टेशन आकर अपनी गाड़ी ले जा सकती हैं। और हाँ मैडम, हमारे जांबाज पुलिस कर्मियों के इस त्वरित एक्शन के लिए अगर आप कल आते समय एक धन्यवाद का बैनर या मिठाई का डिब्बा ले आएं, तो हमारी टीम का हौसला बढ़ेगा। जाह्नवी एकदम सुन्न खड़ी रह गई। उसे सब समझ आ गया। गाड़ी उसे वापस मिल रही थी, पुलिस वाले उस पर कोई केस दर्ज नहीं कर रहे थे और ड्रंक एंड ड्राइव या नाका तोड़ने का सारा इल्जाम उस अदृश्य चोर पर मढ़ दिया गया था। तभी करण ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ मारा और मुस्कुराते हुए बोला, देखा मैडम, मैंने कहा था ना कि आपकी गाड़ी भी वापस मिल जाएगी और आप पर आंच भी नहीं आएगी। अध्याय 4, सस्ता लॉज और 90 रुपए। जाह्नवी कपूर जब करण को इतने मास्टरमाइंड अंदाज में मुस्कुराते देखा तो वह जगह पर ही ठिठक गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच में हो गया। शुरुआत में तो यह सब किसी पागलपन जैसा लगा, लेकिन जब उसने ठंडे दिमाग से पूरी बात सोची तो जाह्नवी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसे सारा खेल समझ में आ गया था। उसने करण की तरफ देखा, उसकी आंखों में इस फटेहाल लड़के के लिए सम्मान और अचरज साफ झलक रहा था। यह बंदा जितना सीधा दिखता था, दिमाग से उतना ही शातिर और तेज निकला। तुम इतने स्मार्ट कैसे हो यार? जाह्नवी हंसते हुए बोली, चलो वादा याद है ना, आज तुम्हें मुंबई का सबसे तगड़ा खाना खिलाती हूँ। सामने ही एक शानदार स्टार होटल का रेस्टोरेंट था जो रात के इस वक्त भी खुला हुआ था। चलो वहीं चलते हैं, जाह्नवी ने सामने इशारा किया। करण ने तुरंत अपनी गर्दन हिला दी। उसका पेट भूख के मारे सच में पीठ से चिपक रहा था। कुछ ही देर में टेबल पर एक से बढ़कर एक शाही हिंदुस्तानी पकवान सजा दिए गए। बटर चिकन, लजीज मटन कढ़ाई, भुना मुर्ग, तंदूरी रोटियां और एक बड़ा सा तंदूरी रांग, मटन लेग। सर, मैडम, एंजॉय कीजिए। वेटर मुस्कुराते हुए बिल रखकर चला गया। चलो खाना शुरू। जाह्नवी अभी इतना ही बोल पाई थी।
लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। करण तो पहले ही शुरू हो चुका था। भूख के मारे उसका हाथ इतनी तेजी से चल रहा था कि एक हाथ में पूरा का पूरा तंदूरी मुर्ग था और दूसरे हाथ से वह मटन की रंग से मीट खींच रहा था। उसके मुंह और हाथों पर तेल मसाला लगा हुआ था। एक एक निवाले में पूरा चिकन गायब। जाह्नवी आंखें फाड़े उसे देखती रह गई। हे भगवान, इतने बड़े चिकन को यह इंसान एक बार में मुंह में कैसे ठूंस रहा है? यह बंदा खा रहा है या निगल रहा है? अरे भाई, धीरे, आराम से खाओ, कोई छीन नहीं रहा तुमसे, बहुत खाना है, जाह्नवी ने सहमकर कहा। करण ने उसकी बात पर रत्ती भर ध्यान नहीं दिया, वह बस प्लेट पर प्लेट साफ करता रहा। आधा घंटा बीत गया। करण अभी भी उसी रफ्तार से खाए जा रहा था। जाह्नवी स्तब्ध थी और उनका वेटर तो भूत देखने जैसी हालत में खड़ा था। अगर खाने की क्वांटिटी का हिसाब लगाया जाए तो करण अकेला अब तक 3 बकरों का मटन और दर्जन भर मुर्ग चबा चुका था। किसी साधारण इंसान के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। वेटर भाई, 2 मटन कढ़ाई और 4 तंदूरी चिकन और लाओ। करण ने एक और प्लेट साफ करते हुए हुक्म सुनाया। जी सर, वेटर सदमे की हालत में पीछे हटा। तुम इंसान ही हो ना? तुम्हारा पेट भरा नहीं अभी तक? जाह्नवी ने हकलाते हुए पूछा। अरे कहाँ मैडम, आम दिनों में तो मैं एक बार में पूरा का पूरा चट कर जाता हूँ, करण ने मुंह पोंछते हुए कहा। पूरा चट कर जाते हो? तुम्हारा मतलब एक बार में पूरा बकरा खा जाते हो? लेकिन आज तो तुम 3 बकरे पेल चुके हो। जाह्नवी की चीख निकल गई। अरे नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मेरी खुराक थोड़ी अलग है। मैं तो युद्ध के मैदान में कभी कभी पूरा जंगली हाथी या भैंसा पकाकर खा जाता था। करण ने बिल्कुल सीधे मुंह से अपनी बात रखी। जंगली हाथी? जाह्नवी का दिमाग ही सुन्न हो गया। अगला आधा घंटा और बीत गया। आखिरकार करण ने अपनी छाती पर हाथ फेरा और एक जोरदार संतुष्ट डकार मारी। बुर्रह, पेट भर गया आपका? जाह्नवी ने सूखी आवाज में पूछा। हाँ, अब थोड़ा ठीक लग रहा है, करण ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। जाह्नवी ने कुछ नहीं कहा, वह बस करण के पेट को घूरती रही। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, इतने पतले दुबले पेट के अंदर 3 बकरे और दर्जन भर मुर्ग घुसे कहाँ? इसका पेट है या कोई कुआं? तभी जाह्नवी उठी। चलो अब कोई होटल ढूंढते हैं, मुझे जाकर तुरंत फ्रेश होना है और शावर लेना है। ठीक है, करण भी खड़ा हो गया। वेटर तुरंत हाथ में भारी भरकम बिल लेकर आ गया। मैडम, आपका कुल बिल 38,000 38,000 रुपए हुआ है। कार्ड से पे करेंगी या कैश? जाह्नवी का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। 38,000 रुपए सिर्फ एक वक्त के खाने का? यह मजदूर है या कोई भस्मासुर? इतना कोई कैसे खा सकता है? कार्ड से, जाह्नवी ने पर्स से अपना कार्ड निकालते हुए कहा। वेटर ने तुरंत स्वैप मशीन पर पेमेंट प्रोसेस की और कार्ड जाह्नवी को लौटा दिया। अब किसी अच्छे स्टार होटल में कमरा लेने का वक्त था। जाह्नवी रेस्टोरेंट से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी उसके आईफोन पर एक मैसेज की टोन बजी। टिन। उसने फोन निकाला और स्क्रीन देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी पूरी रंगत सफेद पड़ गई। बैंक का मैसेज था, आपके खाते से 38,000 डेबिट हो चुके हैं। शेष उपलब्ध बैलेंस 90 रुपए। हे भगवान, नहीं। जाह्नवी वहीं ढहने जैसी हो गई। उसे अब एहसास हुआ कि आज रात उसके पास 1 रुपया भी नहीं बचा था। उसे अचानक याद आया कि जल्दबाजी में वह जो पर्स लेकर निकली थी, उसमें उसका इमरजेंसी कार्ड था जिसमें कम पैसे रहते हैं। उसके बाकी सारे क्रेडिट डेबिट कार्ड तो उसकी BMW गाड़ी में छूट गए थे, जो इस वक्त बांद्रा पुलिस स्टेशन में खड़ी थी। यह क्या हो गया? अब रात के इस पहर बिना पैसों के मैं कहां जाऊं? जाह्नवी के हाथ पांव फूलने लगे। करण, जो अपनी डकारें पचा रहा था, उसने जाह्नवी का रोता हुआ चेहरा देखा तो पूछा, क्या हुआ मैडम? चेहरा क्यों उतर गया आपका? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पेटू कहीं के राक्षस की तरह ठूंस कर खा गए और अब मेरे पास सिर छुपाने की जगह भी नहीं बची। जाह्नवी रोने जैसी आवाज में बोली। अगर यह पेटू इतना न खाता तो उसके पास किसी स्टार होटल के सूट रूम का किराया आराम से बच जाता। अब उसके पास सिर्फ 90 रुपए बचे थे, जिनमें एक कप चाय भी ढंग की नहीं मिलती। करण ने अपनी गर्दन आगे बढ़ाई और जाह्नवी के आईफोन की स्क्रीन पर नजर दौड़ाई। अरे, 90 रुपए तो बहुत हैं। इसमें तो आराम से रात कट जाएगी। कहाँ कट जाएगी 90 रुपए में रात? मैं किसी सड़क छाप जगह नहीं रुकने वाली।
इससे अच्छा तो मैं इसी रेस्टोरेंट की कुर्सी पर सो जाऊं, जाह्नवी गुस्से में बोली। तभी रेस्टोरेंट का वेटर उनके पास आया। मैडम, अगर आपका खाना हो गया हो तो प्लीज आप बाहर पधारेंगे, रेस्टोरेंट बंद करने का टाइम हो गया है। जाह्नवी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह बुझे मन से बाहर निकल आई और करण उसके पीछे पीछे चलने लगा। जैसे ही वे बाहर आए, उन्हें एहसास हुआ कि रात के 2 बज रहे थे। सड़क पर सन्नाटा था और ठंडी हवाएं चल रही थीं। जाह्नवी ठंड के मारे ठिठुरने लगी। माहौल देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वह अनजाने में ही करण के कंधे से सटकर चलने लगी। ठीक है मजदूर भाई, तुम कह रहे थे ना कि 90 रुपए में कमरा मिल जाएगा। चलो दिखाओ कहाँ है वो जगह, चलो मेरे पीछे। करण ने सिर हिलाया। कुछ ही देर में करण उसे बांद्रा की एक तंग और गंदी गली में ले आया। सामने एक पुरानी जर्जर बहुमंजिला इमारत थी, जिसके बाहर बांस के डंडों पर कपड़े सूख रहे थे। गली में चारों तरफ लाल नीली लाइटों वाले सस्ते और बदबूदार लॉज मोटल के बोर्ड लटक रहे थे। जाह्नवी का सिर घूमने लगा। वह जानती थी कि 90 रुपए में कोई ताज होटल नहीं मिलेगा, लेकिन यह जगह तो किसी भूतिया हवेली या क्राइम सीन जैसी लग रही थी। आ जाओ मैडम, यह जगह एकदम परफेक्ट है। 4-5 प्रति कमरा। हम दोनों के 90 रुपए पूरे हो जाएंगे और अंदर नहाने के लिए बाल्टी भी मिल जाएगा, करण ने खुश होकर कहा। जाह्नवी सन्न रह गई। तुम्हें कैसे पता? क्या तुम पहले भी यहाँ आ चुके हो? तुम्हारी फटी आर्मी पैंट देखकर तो लगता है तुम यहीं रहते होगे। अरे मैडम, अपनी आंखें खोलो और ऊपर देखो, करण ने लॉज के टूटे हुए नियॉन बोर्ड की तरफ इशारा किया। जाह्नवी ने ऊपर देखा। बोर्ड पर लिखा था, गुप्ता लॉज, 4-5 प्रति कमरा, वाईफाई और शावर उपलब्ध। मैं इस गंदे लॉज में तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाने वाली। अंदर तो बाहर से भी ज्यादा खौफनाक माहौल होगा, जाह्नवी ने साफ मना कर दिया। ठीक है, तो फिर आप यहीं सड़क पर सो जाइए। करण बेफिक्री से लॉज के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जाह्नवी को उम्मीद नहीं थी कि करण उसे सच में अकेले छोड़कर चला जाएगा। उसने फटी आंखों से उसकी जाती हुई पीठ को देखा। तभी गली में एक डरावनी ठंडी हवा का झोंका आया और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। जाह्नवी का कलेजा कांप गया। वह अब और नखरे नहीं दिखा सकती थी। अरे रुको रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ। वह भागकर करण के पीछे लग ली। पूरी गली में सिर्फ वही गुप्ता लॉज खुला हुआ था। दोनों के पास अंदर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। अंदर का काउंटर बेहद गंदा और धूल से भरा था। काउंटर पर बहुत ज्यादा मेकअप ठोके एक अधेड़ उम्र की औरत मैनेजर बैठी टीवी पर सास बहू का सीरियल देख रही थी। उसने इन दोनों के आने पर ध्यान तक नहीं दिया। करण ने ही बात शुरू की। आंटी जी, कमरा खाली है क्या? उस औरत ने करण के फटेहाल कपड़ों और उसके पीछे खड़ी खूबसूरत वेस्टर्न ड्रेस वाली जाह्नवी को सिर से पांव तक देखा। फिर ठंडे लहजे में बोली, हाँ मिल जाएगा। 90 लगेगा एक कमरे का, 1 रुपया कम नहीं होगा। क्या इतना महंगा? बाहर तो बोर्ड पर 4-5 लिखा है। करण ने एतराज जताया। अरे हटाक के, बाहर दिन का रेट लिखा है। रात के 2 बज रहे हैं, अभी 90 रुपए ही लगेगा, समझे? और वैसे भी तेरे जैसे फटेहाल मजदूर को इतनी कड़क मालगाड़ी कॉल गर्ल मिली है। 90 रुपए क्या? 200 भी देता तो तेरा घाटा नहीं था, उस औरत ने चबाते हुए कहा। मालगाड़ी? करण तुरंत समझ गया कि उस मैनेजर औरत ने जाह्नवी को कोई सड़क छाप वैश्या या कॉल गर्ल समझ लिया था और करण को उसका ग्राहक। तभी पीछे खड़ी जाह्नवी ने अपना सिर आगे बढ़ाया और करण से पूछा, यह आंटी क्या कह रही है? रेट के बारे में बात कर रही है क्या? अरे कुछ नहीं, बोल रही है कि बहुत अच्छा कमरा है। करण ने बात को तुरंत दबाया। वह जानता था कि अगर जाह्नवी को पता चला कि उस औरत ने उसे क्या समझा है, तो वह पूरे लॉज को आग लगा देगी और वे दोनों सड़क पर आ जाएंगे। इस वक्त चुपचाप कमरा लेकर सो जाना ही समझदारी थी। वैसे भी 3 बकरे पचाने के लिए करण को एक अच्छी नींद की सख्त जरूरत थी। ठीक है आंटी, बुक कर दो, करण ने कहा। पैसे निकाल, उस औरत ने अपनी भारी हथेली आगे बढ़ा दी। पैसे? करण ने मुड़कर जाह्नवी के आगे हाथ फैला दिया। जाह्नवी ने बिना मन के अपना डेबिट कार्ड निकाला। यह लो, स्वाइप कर लो। काउंटर पर एक पुरानी स्वाइप मशीन रखी थी। औरत ने कार्ड स्वाइप किया और 90 कट गए। आईडी कार्ड, ADHAR कार्ड नहीं चाहिए क्या? जाह्नवी ने पूछा। अरे हमारे यहाँ कोई आईडी वाईडी नहीं लगता मैडम, सब चलता है, औरत ने चाबी काउंटर पर फेंकते हुए कहा। तभी जाह्नवी का दिमाग ठनका। वेट अ सेकंड,
मेरे अकाउंट में सिर्फ 90 रुपए बचे थे और इस औरत ने एक कमरे के ही 90 रुपए काट लिए। जाह्नवी का पारा एक झटके में 100 डिग्री पार कर गया। वह पागलों की तरह चीखी, यह तुमने क्या किया? मेरे पूरे 90 रुपए खत्म हो गए। अब हमारे पास 2 कमरे लेने के पैसे कहाँ हैं? तुम्हारे पास एक से ज्यादा कमरा होना चाहिए था ना। अध्याय 5, बाथरूम का हादसा। हाँ मैडम, हमारे पास एक ही कमरा लेने का बजट था। करण ने बड़े सहज भाव से अपना सिर हिलाया। जाह्नवी गुस्से से लाल पीली हो रही थी। हम दोनों एक ही कमरे में कैसे सो सकते हैं? तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं, कपूर इंडस्ट्रीज की चेयरमैन, तुम जैसे फटेहाल मजदूर के साथ एक ही कमरे में रुकूं? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। उनकी यह बहस सुनकर काउंटर पर बैठी अधेड़ उम्र की मैनेजर आंटी ने अपने भारी मुंह से गुटखा चबाते हुए धीमी आवाज में कहा, अरे अरे मैडम, अब इतनी नजाकत काहे दिखा रही हो? रात के इस पहर जब कोई कड़क माल किसी मर्द के साथ लॉज में आता है तो क्या अलग अलग कमरे में ताश खेलने के लिए आता है? धंधा तो एक ही बिस्तर पर होता है ना। बिना साथ सोए का काम बनेगा तुम्हारा? तुम अपने बकवास पैसे वापस करो। जाह्नवी उस औरत पर चिल्लाई। सस्ते लॉज में रुकना एक अलग बात थी, लेकिन किसी अजनबी मजदूर के साथ एक ही कमरे में रात बिताना उसके लिए नामुमकिन था। अगर उसकी किसी चपड़ करने वाली सहेली को इस बात की भनक भी लग गई कि जाह्नवी कपूर रात को किसी लॉज में रुकी थी, वह भी एक अनजान लड़के के साथ, तो उसकी जिंदगी भर खिल्ली उड़ाई जाती। कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा मैडम। कमरा नंबर 201 है, यह लो चाबी। मैनेजर आंटी ने टीवी से नजरें हटाए बिना ही पीतल की एक भारी चाबी काउंटर पर पटक दी। पैसे वापस करो, यह तो खुलेआम डकैती है। जाह्नवी अड़ गई। लेकिन तभी करण ने जाह्नवी के सामने ही आगे बढ़कर काउंटर से चाबी उठा ली और पूछा, आंटी, 201 नंबर कमरा किधर है? सीढ़ियों से ऊपर जाओ, पहला ही कमरा है, औरत ने बेरुखी से जवाब दिया। करण ने मुड़कर देखा, सामने एक अंधेरी, पुरानी और सीलन भरी सीढ़ियां ऊपर जा रही थीं। चले मैडम, करण ने जाह्नवी से पूछा। मैं नहीं जा रही। जाह्नवी ने अपने दोनों हाथ छाती पर बांध लिए। अरे वाह, फिर तो मैं अकेला ही चला जाता हूँ, करण ने बेफिक्री से कहा। जाह्नवी को उम्मीद थी कि करण उसे मनाएगा, लेकिन उसकी आंखें तब फटी की फटी रह गईं जब करण सच में बिना पीछे मुड़े सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। यह बंदा, क्या यह मुझे अकेला कमरा नहीं दे सकता था? इतना खुदगर्ज इंसान। जाह्नवी ने गुस्से में अपना पैर जमीन पर पटका। क्या यह बेवकूफ है? मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मैं यहीं खड़ी रहूंगी। भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं इस मजदूर के साथ कमरा शेयर नहीं करूंगी। काउंटर पर बैठी औरत जाह्नवी को पूरी तरह नजरअंदाज करके वापस अपने टीवी सीरियल में मगन हो गई। जाह्नवी के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने सोचा कि भले ही उसे पूरी रात काउंटर के पास खड़े होकर गुजारनी पड़े, लेकिन वह ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन तभी अनजाने में ही उसकी नजर काउंटर पर चल रहे छोटे से टीवी पर पड़ गई। स्क्रीन पर अंधेरा था, साफ पता चल रहा था कि कोई खौफनाक हॉरर फिल्म चल रही थी। स्क्रीन पर एक दर्दनाक कत्ल का सीन आ रहा था। एक चुड़ैल जैसी औरत अपने पति की छाती में बार बार छुरा घोंप रही थी। जब उसका मन इतने से भी नहीं भरा, तो वह जमीन पर बैठकर उसके शव पर लगातार वार करने लगी। चारों तरफ खून का फव्वारा छूट रहा था और फर्श लाल हो गया था। पूरा शरीर खून से लथपथ होने के बाद उसने अचानक गर्दन घुमाकर टीवी की स्क्रीन की तरफ देखा और एक भयानक, कातिलाना मुस्कान बिखेरी। यह सीन देखते ही जाह्नवी की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। और तभी काउंटर पर बैठी उस लॉज की मैनेजर औरत ने अचानक अपनी गर्दन मोड़ी और ठीक उसी हॉरर फिल्म की चुड़ैल की तरह जाह्नवी की तरफ देखकर एक गंदी मुस्कान दी। जाह्नवी का कलेजा हलक में आ गया। उसकी धड़कनें 200 की स्पीड से भागने लगीं। अब वहां एक सेकंड भी रुकना अपनी जान जोखिम में डालने जैसा था। बिना एक शब्द बोले जाह्नवी ने अपनी हील्स उठाई और चीखते हुए सीढ़ियों की तरफ भाग खड़ी हुई। कमरा नंबर 201 के बाहर करण अभी चाबी से ताला खोलने ही वाला था कि पीछे से हामपति कामपति जाह्नवी वहां पहुंच गई। क्या हुआ मैडम? सिर्फ 2 मंजिल सीढ़ियां चढ़ने में ही आपकी सांसें क्यों फूल गईं? करण ने पूछा। तुम ज्यादा सवाल मत पूछो, जल्दी कमरा खोलो ना। जाह्नवी का शरीर डर के मारे कांप रहा था। वह बार बार पीछे मुड़कर अंधेरी सीढ़ियों की तरफ देख रही थी, जैसे अभी वो चुड़ैल मैनेजर नीचे से आ जाएगी। तभी सीढ़ियों के कोने वाले अंधेरे में एक काली परछाई लहराई। आह! जाह्नवी ने चीखकर अपनी दोनों आंखों पर हाथ रख लिए। अरे क्या हो गया? करण ने हैरान होकर पूछा। कुछ नहीं,
कुछ नहीं। तुम जल्दी दरवाजा खोलो प्लीज, जाह्नवी गिड़गिड़ाने लगी। अरे बाप रे, करण ने और कोई सवाल नहीं पूछा। खट, ताला खुला और दरवाजा खुल गया। जाह्नवी करण को धक्का देती हुई सबसे पहले कमरे के अंदर घुस गई। करण ने थोड़ा चकित होकर गलियारे में पीछे देखा तो वहां सिर्फ एक पुराना फूला हुआ कपड़ा खूंटी से छूटकर फर्श पर गिरा था। करण ने अपना माथा पीट लिया, हद है यार, एक गिरे हुए कपड़े से इतना डर गई। मुझे तो समझ ही नहीं आता इन अमीर लड़कियों का दिमाग। वह अंदर आया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। कमरा सच में बहुत छोटा और बदहाल था। नाम मात्र का फर्नीचर था, एक पुराना इंच का डिब्बा टीवी, एक खटारा सिंगल बेड, खिड़की के पास एक लकड़ी की अलमारी और कोने में एक छोटा सा बाथरूम। और सबसे बड़ी मुसीबत तो वह बाथरूम था, उसमें कोई लकड़ी या लोहे का दरवाजा ही नहीं था। बस एक आधा धुंधला कांच का पर्दा लगा हुआ था जो अंदर का सब कुछ साफ साफ दिखा रहा था। जाह्नवी के होश उड़ गए। उसने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा रद्दी कमरा नहीं देखा था। इंसान यहाँ कैसे ठहर सकता है? उसने बिस्तर को हाथ से दबाकर देखा, चर्रर। बिस्तर ऐसे चूं चूं करने लगा जैसे अभी टूटकर ढेर हो जाएगा। इस खटिया पर कोई कैसे सो सकता है? जाह्नवी ने झुककर अलमारी का दरवाजा खोला तो अंदर से इतनी भयंकर सीलन और खटमलों की बदबू आई कि उसने तुरंत नाक बंद करके दरवाजा पटक दिया। यह लॉज तो 10 रुपए के लायक भी नहीं था। लेकिन सबसे घटिया बात यह थी कि बाथरूम का कोई दरवाजा नहीं था और वह सीधे बिस्तर के सामने पड़ता था। और जाह्नवी को नहाने की सख्त जरूरत थी, शराब की बदबू से उसका सिर चकरा रहा था। बिना दरवाजे का बाथरूम, यह तो मेरे लिए किसी अभिशाप जैसा है। मैडम, अगर आपको कोई दिक्कत न हो तो मैं सोने जा रहा हूँ। मेरी आंखें भूख और थकान से बंद हो रही हैं, करण ने उबासी लेते हुए कहा। नहीं, पहले मैं नहाऊंगी, जाह्नवी ने तुरंत कहा। तो नहा लो ना, मैं कौन सा तुम्हें देख रहा हूँ? मैं तो सो रहा हूँ। करण की पलकें भारी हो रही थीं। बिल्कुल नहीं। जब बाहर कोई मर्द बैठा हो तो मैं ऐसे खुले बाथरूम में कैसे नहा सकती हूँ? जाह्नवी का दिल घबरा रहा था। तो फिर मैं सो जाता हूँ, तुम सुबह नहा लेना। करण खटिया पर लेटने लगा। नहीं, यह कमरा मेरे पैसों से बुक हुआ है। मैं तुम्हें हुक्म दे रही हूँ कि तुम अभी के अभी कमरे से बाहर निकलो। जाह्नवी ने जिद पकड़ ली और जाकर दरवाजा खोल दिया। करण खटिया पर जाने ही वाला था कि जाह्नवी का यह रूप देखकर निशब्द रह गया। वैसे भी वह एक फौजी था, उसे सोने के लिए किसी मखमली गद्दे की जरूरत नहीं थी, वह तो खड़े खड़े भी सो सकता था। अगर यह मैडम उसे बाहर निकालना चाहती थी तो ठीक है। वह चुपचाप मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। धड़ाम। जाह्नवी ने तुरंत दरवाजा बंद किया, अंदर से सिटकनी लगाई और तसल्ली करने के लिए 2-3 बार दरवाजे को खींचकर देखा कि कहीं से खुलेगा तो नहीं। जब उसे यकीन हो गया कि वह सुरक्षित है, तब जाकर उसकी जान में जान आई। वह बाथरूम में गई, गीजर तो था नहीं, तो ठंडे गर्म पानी की बाल्टी भरी और नहाने की तैयारी करने लगी। भले ही उसके पीरियड्स शुरू हो चुके थे, लेकिन शराब की बदबू उसकी ड्रेस से आ रही थी, जिसे सहन करना नामुमकिन था। जाह्नवी ने अपनी ड्रेस उतारी और शावर के नीचे खड़ी होकर नहाने लगी। नहाते नहाते उसने अपने सुडौल और आकर्षक शरीर को देखा और मन ही मन बुदबुदाई। किताबों में तो लिखा होता है कि 18 साल की उम्र के बाद लड़कियों की ग्रोथ रुक जाती है, पर मेरे साथ क्या चक्कर है? यह साइज दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। खैर हटाओ, जल्दी नहा लेती हूँ। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी। फर्श पर एक बहुत ही अजीब, काला और बड़ा सा कीड़ा, कॉकरोच कनखजूरा, रेंगता हुआ सीधे उसके पैरों की तरफ आ रहा था। जाह्नवी का खून जम गया। माँ, वह डर के मारे चीख उठी। उसने तुरंत पास पड़ा एक तकिया उठाया और कीड़े की तरफ फेंक कर मारा, लेकिन डर के मारे उसकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। दूर दूर रहो मुझसे, जाह्नवी रोने लगी। लेकिन वह कीड़ा रुका नहीं, वह सीधे उसके गीले पैरों की तरफ बढ़ता ही गया। अहे, जाह्नवी का सब्र का बांध टूट गया। उसने तकिया फेंका और बिना कुछ सोचे समझे नंगे पांव भागकर कमरे का दरवाजा खोल दिया। उधर बाहर करण गलियारे की दीवार से टेक लगाए लगभग सो ही चुका था कि अचानक अंदर से जाह्नवी की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। करण ने झटके से अपनी आंखें खोली और सामने का नजारा देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जाह्नवी पूरी तरह से बिना कपड़ों के, बिना एक भी तिनके के, पानी से भीगी हुई सीधे दरवाजे पर खड़ी थी। धाड़। करण के दिमाग की नसें फट गईं और उसकी नाक से खून की 2 धारें, नोज ब्लीड, बह निकलीं। जाह्नवी ने जैसे ही करण को देखा, उसे अपनी डूबती नैया का तिनका मिल गया।
वह पागलों की तरह चिल्लाई, कीड़ा, कीड़ा, अंदर बहुत बड़ा कीड़ा है। करण की नजरें जाह्नवी के उस कातिलाना, बिना कपड़ों के हुस्न पर टिकी थीं। करण की सांसें अटक गईं और वह घबराकर हकलाने लगा, मैडम, आप। तभी जाह्नवी की नजर अपनी हालत पर पड़ी। उसने नीचे देखा कि वह पूरी तरह नग्न खड़ी है और करण आंखें फाड़े उसे ही घूर रहा है। अगले ही पल जाह्नवी के मुंह से बांद्रा के इतिहास की सबसे ऊंची चीख निकली, नीच, कमीने, दरिंदे। अध्याय 6, कॉकरोच, तंबूरा और रात की मुसीबत। अरे ओए, आधी रात को कौन भूतनी की तरह चिल्ला रहा है? अरे सोने दो सालों, वरना अभी बाहर आकर मारूंगा। लॉज के बाकी कमरों से दूसरे मुसाफिरों की भयंकर गालियां और चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। जाह्नवी ने झट से दरवाजा बंद किया, उससे पीठ टिकाकर खड़ी हो गई। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था और दिल 200 की स्पीड से धड़क रहा था। हे भगवान, यह मैंने क्या कर दिया? अगले ही पल जाह्नवी का गोरा चेहरा शर्म के मारे एकदम लाल सुर्ख हो गया। उसने कांपते हाथों से अपने गाल छुए, चेहरा आग की तरह तप रहा था। उसने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। अपनी पूरी जिंदगी में उसने कभी किसी मर्द के सामने खुद को इस कदर बेबस और शर्मसार नहीं होने दिया था। लेकिन तभी जैसे ही उसकी नजर नीचे गई, वह कालाकलूटा कीड़ा, कॉकरोच, फर्श पर रेंगता हुआ उसके पैरों के और करीब पहुंच चुका था। अहे, जाह्नवी की चीख फिर निकल गई और उसने दोबारा झटके से दरवाजा खोल दिया। कीड़ा, कीड़ा, जाह्नवी बदहवास होकर चिल्लाई। करण ने नीचे देखा तो एक नन्हा सा कॉकरोच मजे से टहलता हुआ आ रहा था। करण सब समझ गया, उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई। जाह्नवी ने जैसे ही कॉकरोच को अपनी तरफ बढ़ते देखा, वह डर के मारे तुरंत करण की मजबूत पीठ के पीछे छुप गई और उसकी बांह कसकर पकड़कर मिन्नत करने लगी, जल्दी इसे मारो ना, प्लीज। करण मन ही मन हंसा। बचपन में वुल्फगैंग स्पेशल फोर्स में शामिल होने के बाद से उसने कभी किसी नॉर्मल लड़की को नहीं देखा था। वहाँ की महिला कमांडो तो ऐसी खूंखार थी कि उनसे बात करने में भी सिरदर्द होने लगता था, एक से बढ़कर एक लेडी डायनासोर। लेकिन भारत लौटते ही महज कुछ ही घंटों के अंदर उसकी मुलाकात इतनी नाजुक और बला की खूबसूरत लड़की से हो गई थी। मानना पड़ेगा, हमारे देश की लड़कियों में अलग ही ग्रेस होता है। वैसे भी हीरो बनकर लड़की की मदद करना करण की पुरानी आदत थी। उसने अपना भारी बूट उठाया और झटके से नीचे मारा, चटाक। बेचारा कॉकरोच एक ही बार में सीधे यमलोक सिधार गया। हो गया काम, मर गया आपका दानव, करण ने अकड़ कहा। जाह्नवी ने लगभग 10-15 सेकंड तक उस कॉकरोच की लाश को घूर कर देखा। जब उसे यकीन हो गया कि वह सच में मर चुका है और हिलडुल नहीं रहा, तब जाकर उसने एक लंबी सांस ली। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वह अभी अभी करण के सामने किस हालत में आई थी। आह, जाह्नवी का चेहरा फिर से मारे शर्म के पानी पानी हो गया। वह तुरंत कमरे के अंदर भागी, दरवाजा बंद किया और दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। उसके दिमाग में बवंडर चल रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक ही रात में एक ही इंसान के सामने वह दो बार इतनी भयंकर तरीके से बेनकाब और शर्मिंदा हो चुकी थी। मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। जाह्नवी खुद को कोस ही रही थी कि तभी उसके पेट में भयंकर ऐंठन और मीठा मीठा दर्द उठने लगा। उसके पीरियड्स का दर्द अब शुरू हो चुका था और शराब पीने की वजह से यह दर्द आम दिनों से 10 गुना ज्यादा खतरनाक था। वह अपना पेट पकड़कर घुटनों के बल बैठ गई। माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें झलक आई थीं। तभी उसे एक और बहुत बड़ी मुसीबत का एहसास हुआ। उसके पास इस वक्त सैनिटरी पैड्स नहीं थे। वह घर से निकलते वक्त पैड्स का पैकेट साथ लाई थी, लेकिन वह तो उसकी BMW कार में छूट गया था जो इस वक्त पुलिस स्टेशन में खड़ी थी। नहीं, हे भगवान, मेरी किस्मत इतनी भी फूटी नहीं हो सकती। जाह्नवी का रोना निकल गया। बिना पैड्स के वह पूरी रात इस अनजान जगह पर कैसे बिताएगी? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? जाह्नवी का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। एक तरफ पेट का जानलेवा दर्द, दूसरी तरफ पैड्स की कमी और तीसरी तरफ इस गंदे लॉज में और कॉकरोच या चूहे आने का डर। उसने सोचा कि क्यों न बाहर खड़े उस फटेहाल मजदूर को अंदर बुला लिया जाए। कम से कम अगर कोई कीड़ा या चूहा आया तो वह उसे मार तो देगा। लेकिन नहीं, एक कुंवारी लड़की का आधी रात को किसी अनजान मर्द के साथ एक ही कमरे में बंद रहना। अगर किसी को पता चल गया तो समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन जैसे ही उसके दिमाग में उस कॉकरोच का गंदा चेहरा आया, जाह्नवी ने अपने नखरे किनारे किए।
वैसे भी अब नहाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसने फैसला किया कि वह कल सुबह घर जाकर ही फ्रेश होगी। बाहर गलियारे में करण अपनी नाक से बहता खून पोंछ ही रहा था कि जाह्नवी ने दरवाजा थोड़ा सा खोला। सुनो, तुम अंदर आ जाओ, जाह्नवी ने रुखाई से कहा। ना बाबा ना, जब तक तुम प्यार से नहीं बुलाओगी मैं अंदर नहीं आऊंगा, करण ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। तुम, जाह्नवी ने अपनी उंगली करण की तरफ उठाई, तुम जैसे मजदूर को अपने कमरे में आने की इजाजत दे रही हूँ, यह तुम्हारे लिए खुशकिस्मती की बात होनी चाहिए। मुझे ऐसी खुशकिस्मती नहीं चाहिए मैडम। वैसे भी मुझे पता है कि तुम्हें कॉकरोच से डर लग रहा है, करण ने मुड़ावदार मुस्कान के साथ कहा। और मैं तुम्हें बता दूं, इस सस्ते लॉज में सिर्फ कॉकरोच ही नहीं हैं, यहाँ बड़े बड़े नाली के चूहे भी घूमते हैं। रात को जब सब सो जाते हैं तो वे रजाई के अंदर घुसकर पैरों को कुतरते हैं और फिर करण की बात सुनते ही जाह्नवी की रीढ़ की हड्डी में बर्फ की ठंडी लहर दौड़ गई। रजाई के अंदर चूहा घुसने की कल्पना मात्र से ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह अब और ज्यादा नहीं सोच सकती थी। उसने तुरंत आगे बढ़कर करण की बांह पकड़ ली और मिन्नत भरे लहजे में बोली, प्लीज अंदर आ जाओ ना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। हाँ, अब आई ना लाइन पर, चलो, करण ने हंसते हुए कहा और सीना ठोककर कमरे के अंदर दाखिल हो गया। जाह्नवी ने अपनी जिंदगी में इतना ढीठ और बेशर्म इंसान कभी नहीं देखा था, लेकिन अब जब करण अंदर आ चुका था तो जाह्नवी की हिम्मत भी बढ़ गई। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। लेकिन जैसे ही जाह्नवी मुड़ी, उसने देखा कि करण तो पहले ही सीधे बिस्तर पर जा फैला था। तुम बिस्तर पर कैसे लेट गए? जाह्नवी की चीख निकल गई। क्यों, बिस्तर पर लेटने में क्या बुराई है? करण ने हाथ सिर के नीचे लगाते हुए पूछा। यह मेरा कमरा है, मेरे पैसों से बुक हुआ है। मैंने तुम्हें अंदर सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि तुम नीचे जमीन पर खड़े रहो या कुर्सी पर बैठो, जाह्नवी ने अकड़ कर कहा। ओहो, तो यह बात है। चलो फिर मैं बाहर ही चला जाता हूँ। वैसे भी चूहा आएगा तो तुम्हारे पैरों में ही घुसेगा। करण ने उठने का नाटक किया। चूहा शब्द सुनते ही जाह्नवी फिर कांप उठी। अरे रुको, मत जाओ, लेटे रहो वहीं। चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी। करण वापस आराम से लेट गया और मन ही मन ठहाके लगाने लगा। जाह्नवी काफी देर तक सोचती रही, लेकिन वह बिस्तर पर नहीं लेटी। वह बेड के एक किनारे पर दूर जाकर बैठ गई। वह करण के करीब बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। उसने बिस्तर की चादर पर अपनी उंगली से एक लाइन खींची। देखो, यह बीच की सीमा रेखा है, तुम इस तरफ नहीं आओगे। अरे बेफिक्र रहो मैडम, मुझे कोई शौक नहीं है। करण ने अपनी आंखें मूंद लीं। कमरे में कुछ देर के लिए शांति छा गई। करण तो गहरी सांसें लेने लगा था, लेकिन जाह्नवी को नींद कहाँ आने वाली थी। वह आंखें फाड़े बैठी रही। एक अनजान मर्द के साथ एक ही कमरे में होना उसके लिए बहुत तनावपूर्ण था। उसे सावधान रहना था। लेकिन कुछ ही देर में उसके पेट का दर्द बर्दाश्त के बाहर हो गया। जाह्नवी अपने पेट को दोनों हाथों से भींचकर दोहरी हो गई। उसने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा भयंकर दर्द कभी महसूस नहीं किया था। लगा जैसे कोई पेट के अंदर चाकुओं से गोद रहा हो। देखते ही देखते उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें आ गई और उसके गुलाबी होंठ एकदम पीले पड़ गए। ऊपर से सैनिटरी पैड्स की गैर मौजूदगी ने उसकी हालत और बुरी कर दी थी। नहीं, मैं इस तरह तड़पकर नहीं मर सकती। तभी उसके कान में एक आवाज पड़ी। क्या तुम्हारे पर्स में कॉटन या टिश्यू पेपर है? आवाज बगल में लेटे करण की थी। जाह्नवी को समझ नहीं आया कि इस वक्त यह टिश्यू पेपर का क्या करेगा। क्या इसे शौचालय जाना है? फिर भी जाह्नवी के पास हमेशा उसके महंगे हैंडबैग में टिश्यू का एक छोटा पैकेट रहता था। हाँ, तो जाह्नवी ने दबी आवाज में कहा। करण बिना कुछ कहे बिस्तर से उठा और सीधे जाह्नवी के ब्रांडेड हैंडबैग की तरफ बढ़ा। तुम मेरे बैग को हाथ क्यों लगा रहे हो? जाह्नवी घबरा गई। लेकिन करण ने चुपचाप बैग से टिश्यू पेपर का पैकेट निकाला। उसने सारे टिश्यू पेपर बाहर निकाले, उन्हें एक के ऊपर एक रखा और बहुत ही सफाई व कलात्मक तरीके से उन्हें मोड़ने, फोल्ड करने लगा। महज 2 मिनट के अंदर करण ने एक बहुत ही मजबूत, गद्देदार और मोटा पैड जैसा आकार तैयार कर दिया। यह लो, इसे इस्तेमाल कर लो। करण ने वह होममेड सैनिटरी पैड जाह्नवी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। जाह्नवी ने जब उस टिश्यू से बने पैड को देखा तो उसका चेहरा शर्म और हैरानी से लाल हो गया। इस फटेहाल मजदूर को कैसे पता चला कि मुझे इस वक्त किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है?
करण ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने वह बनावटी पैड जाह्नवी के हाथ में थमाया, खुद वापस मुड़ा और चादर ओढ़कर सोने का नाटक करने लगा। जाह्नवी हाथ में उस टिश्यू पैड को थामे असमंजस में बैठी रही। इसे इस्तेमाल करूं या न करूं? अगर इस्तेमाल करती हूं तो कम से कम कपड़ों पर दाग लगने से बच जाऊंगी, लेकिन एक अजनबी मर्द के सामने यह सब। हे भगवान, यह रात कब खत्म होगी? अध्याय 7, शादी तो सिर्फ सच्चे प्यार से होगी। करण सच में सोया नहीं था। उसे बहुत पहले ही एहसास हो गया था कि जाह्नवी को किस चीज की सख्त जरूरत है। इसीलिए उसने टिश्यू पेपर से जुगाड़ू सैनिटरी पैड तैयार कर दिया था। यह हुनर उसने अपनी स्पेशल फोर्स की एक महिला साथी से सीखा था और सोचा था कि जिंदगी में कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन देखिए, आज वही हुनर काम आ गया। सच ही कहते हैं, हुनर कभी बेकार नहीं जाता। उधर जाह्नवी के दिल में घमासान चल रहा था, इस्तेमाल करूं या न करूं। उसने सोचा कि जब यह फटेहाल मजदूर सो जाएगा तो वह चुपके से जाकर इसे इस्तेमाल कर लेगी। लेकिन यह बंदा सोएगा कब? लीकेज का खतरा बढ़ता ही जा रहा था। जाह्नवी बार बार करण की तरफ तिरछी नजरों से देख रही थी। इस वक्त उसकी तीखी नाक और कट ऑफ जॉलाइन देखकर जाह्नवी को एहसास हुआ कि बंदा देखने में काफी हैंडसम और आकर्षक है। मानना पड़ेगा, इसकी प्रोफाइल काफी रोबीली और किलर है। फिर उसने करण की सांसों पर ध्यान दिया। जब इंसान गहरी नींद में होता है तो उसकी सांसें एकदम शांत और लयबद्ध हो जाती हैं। कुछ ही देर में करण की सांसें एकदम धीमी और गहरी चलने लगीं। क्या यह सो गया? जाह्नवी से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने फुसफुसाते हुए आवाज दी, अरे ओ मजदूर भाई, सुनो, सो गए क्या? उसने 2-3 बार दबी आवाज में बुलाया, लेकिन करण की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लगता है सच में सो गया। जाह्नवी ने मन ही मन राहत की सांस ली। पेट का दर्द बर्दाश्त से बाहर था। वह दबे पांव बिस्तर से उठी, बिल्ली की तरह पंजे के बल बाथरूम की तरफ बढ़ी। हर एक कदम पर वह पीछे मुड़कर देखना नहीं भूलती थी कि कहीं वह जाग न जाए। जब उसे यकीन हो गया कि सब ठीक है, तो उसने जल्दी से वह टिश्यू पैड लगाया और एक लंबी राहत की सांस ली। उसके दिल पर रखा भारी पत्थर आखिरकार हट गया था। लेकिन असलियत यह थी कि करण सोया ही नहीं था। उसने आंखें जरा सी पटका कर जाह्नवी की हर हरकत देख ली थी। हालांकि बाथरूम के धुंधले कांच की वजह से अंदर का कुछ नहीं दिखा, लेकिन जाह्नवी की इस भोली भाली चोर पुलिस वाली हरकत पर करण को अंदर ही अंदर बहुत हंसी आ रही थी। जाह्नवी को बाहर आते देखकर करण तुरंत अपनी पुरानी नींद वाली पोजीशन में आ गया। जाह्नवी बाहर आई और सीधे बिस्तर के एक कोने पर आराम से लेट गई। इस बार उसकी चिंता पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। रात बहुत ढल चुकी थी और कल सुबह कई जरूरी काम निपटाने थे। अगर अब भी नहीं सोई तो कल दिन भर काम करने की ताकत नहीं बचेगी। बगल में सोए करण को देखकर जाह्नवी को लगा कि यह बंदा उतना बुरा भी नहीं है। शायद आज की रात बिना किसी बड़े हादसे के कट जाएगी। अब सो जाना चाहिए। जैसे ही उसकी पलकें बंद होने वाली थीं, तभी एक भयंकर आवाज आई। आवाज उनके कमरे से नहीं, बल्कि बगल वाले कमरे से आ रही थी। लॉज की दीवारें इतनी पतली थीं कि पड़ोसी के छींकने की आवाज भी साफ सुनाई दे सकती थी। और इस वक्त जो आवाज आ रही थी वह बेहद कामुक और अजीब थी। चर्रर, ओह। करण ने एक गहरी सांस खींची। वह अच्छी तरह जानता था कि बगल वाले कमरे में क्या रासलीला चल रही है। जाह्नवी भी सब समझ गई और उसका गोरा चेहरा एक झटके में शर्म से टमाटर की तरह लाल हो गया। दोनों ही वह आवाजें नहीं सुनना चाहते थे, लेकिन मजबूरी थी। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि सुई गिरने की आवाज भी गूंज रही थी। बगल वाले कमरे से चीखने, चिल्लाने और खटिया टूटने की आवाजें और तेज होती गईं। लेकिन सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही सब शांत हो गया। करण अपनी हंसी नहीं रोक पाया और उसने धीरे से मुंह दबाकर हुंकार भरी। पूरे 2 मिनट भी नहीं टिक पाया बेचारा। जाह्नवी का भी यही हाल था। उसने सुना था कि मर्दों की ताकत कम से कम आधे घंटे तक टिकी रहती है। उसके चेहरे पर पड़ोसी के लिए साफ हिकारत और घिन के भाव आ गए। लेकिन न जाने क्यों दोनों ने अनजाने में ही एक दूसरे की तरफ देख लिया। दोनों को लगा था कि दूसरा सो रहा है, लेकिन जब करण की नजरें जाह्नवी से मिली और जाह्नवी की नजरें सीधे करण से टकराई, दोनों की आंखें सीधे एक दूसरे में उलझ गईं। उस पल जाह्नवी का चेहरा मारे शर्म के एकदम सुर्ख हो गया। उसे रत्ती भर अंदाजा नहीं था कि यह मजदूर जाग रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। यह सोया नहीं था। इसका मतलब इसने बाथरूम वाली मेरी सारी हरकतें देख ली होंगी। हे भगवान! जाह्नवी का सिर चकराने लगा।
करण को हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसने कुछ देखा भी नहीं था, तो उसने चुपचाप आंखें मूंद लीं ताकि आराम से सो सके। लेकिन करण को इतना बेफिक्र देखकर जाह्नवी के दिल पर सांप लौटने लगे। उसके मन में खलबली मच गई। एक ही दिन में 3 बार इस अजनबी के सामने उसकी इज्जत का कचरा हो चुका था। अगर यह बात बाहर किसी को पता चल गई तो समाज में कपूर इंडस्ट्रीज का क्या नाम रह जाएगा। मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, जाह्नवी मन ही मन चीखी। दिमाग में बवंडर उठा तो उसका शरीर भी छटपटाने लगा और उसने बिस्तर पर करवट बदल ली। लेकिन उस खटारा छोटी सी खटिया ने जोरदार आवाज की, चरररर। जाह्नवी डर के मारे वहीं जम गई। अब उसकी एक ही प्रार्थना थी कि किसी तरह सुबह का सूरज निकल आए और वह इस नरक से भाग निकले। तभी बगल वाले कमरे से पड़ोसी जोड़े के लड़ने की तेज आवाजें आने लगीं। अबे ओए नामर्द, फिर से सिर्फ 3 मिनट, किस काम के हो तुम? सुन रहे हो बगल वाले कमरे की आवाज? वहां की खटिया कैसी कड़क और जोरदार ठोक रही थी। काश तुम उसके आधे भी काबिल होते। औरत की करारी आवाज आई। अगर वो इतना ही तोप का गोला है तो उसी के पास चली जाना। मुझे क्यों सुना रही है? आदमी भी गुस्से में भड़क उठा। हा, जरा सी कड़वी सच्चाई क्या बोल दी, तुम्हारी मर्दानगी पर चोट लग गई। वो ही तुम ढीले, मैं ढीला हूँ। रुक तुझे बताता हूँ। पड़ोसी मियां बीवी आपस में तू मैं करने लगे। इधर जाह्नवी और करण का मुंह खुला का खुला रह गया। दोनों निशब्द थे। फिर पूरी रात दोनों में से किसी को नींद नहीं आई। दोनों बस छत को घूरते रहे, जैसे सुलगती हुई सूखी लकड़ी अंदर ही अंदर धधक रही हो। लेकिन न जाने रात के किस पहर दोनों की थकी हुई आंखें लग गईं। नींद के आगोश में कब वे दोनों चादर की बनाई सीमा रेखा बॉर्डर लाइन लांघ गए और एक दूसरे की बाहों में समा गए, उन्हें पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब सूरज की पहली सुनहरी किरणें खिड़की के टूटे हुए कांच से अंदर आईं, वे दोनों एक दूसरे में पूरी तरह लिपटे हुए सो रहे थे। जाह्नवी को थोड़ी ज्यादा गर्मी महसूस हुई तो उसने सुस्ती से अपनी आंखें खोलीं। सामने ही बेहद करीब से एक कसरती चेहरा, तीखी नाक और गुलाबी होंठ देखकर वह 2 सेकंड तक टकटकी लगाए देखती रही। फिर उसे एहसास हुआ कि यह तो करण का चेहरा है। अहे, जाह्नवी की चीख निकल गई। चीख सुनते ही करण हड़बड़ाकर जागा। सामने जाह्नवी का घबराया हुआ खूबसूरत चेहरा था। फिर उसने अपनी पोजीशन देखी और समझा कि रात को क्या हुआ था। वे दोनों सच में एक दूसरे को गले लगाकर सोए हुए थे। तुमने रात को मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? जाह्नवी ने घबराकर अपने कपड़े चेक किए। मुझे तो इस बात का डर था कि कहीं तुम मेरे साथ कुछ गलत न कर दो, करण ने अलसाते हुए जवाब दिया। दोनों ने एक दूसरे से मुंह फेर लिया। सुबह हो चुकी थी। जाह्नवी अब यहाँ से निकल सकती थी। भले ही उसके पास कैश नहीं था, लेकिन वह अपनी सहेली को फोन कर सकती थी। उसने अपना iPhone 6 निकाला और नंबर डायल किया। हेलो दिशा, सुनो, मुझे तुरंत 10,000 रुपए गूगल पे कर जल्दी, जाह्नवी ने हुक्म दिया। दूसरी तरफ से उसकी सहेली दिशा की अलसाई आवाज आई, अरे मेरी माँ, सुबह सुबह पैसों की बारिश करा रही है। ठीक है, अभी भेजती हूँ, जल्दी कर, मैं वेट कर रही हूँ। जाह्नवी ने फोन काट दिया। कुछ ही सेकंड में उसके फोन पर टिन की आवाज आई, 10,000 क्रेडिट हो चुके थे। अब जाह्नवी ने करण की तरफ देखा। उसका सिर दर्द से फटने लगा था। उसने एक अजनबी मजदूर के साथ पूरी रात एक कमरे में बिताई थी। अगर यह खबर बिजनेस मीडिया में फैल गई तो कपूर इंडस्ट्रीज के शेयर्स मिट्टी में मिल जाएंगे। सुनो मैं चाहती हूँ कि तुम कल रात जो कुछ भी हुआ उसे हमेशा के लिए भूल जाओ, जाह्नवी ने कड़क आवाज में कहा। मैं क्यों भूलूं भाई? वैसे भी अपनी जिंदगी में पहली बार मैंने इतना कातिलाना और भारी फिगर देखा है। मैं तो मरते दम तक नहीं भूल सकता, करण ने बिना झिझक के सीधे मुंह बोल दिया। जाह्नवी का चेहरा पल भर में शर्म से लाल हो गया। यह बंदा सच में सबसे ज्यादा असहज करने वाली बात भी इतने सीधेपन से बोल देता था। नहीं, तुम्हें भूलना ही होगा। मैं तुम्हें इसके बदले 5,000 रुपए दूंगी। जाह्नवी अपनी हैसियत जानती थी, लेकिन वह करण के बारे में कुछ नहीं जानती थी कि वह कौन है और किस तरह का इंसान है। अगर इसे पता चल गया कि वह कपूर इंडस्ट्रीज की चेयरमैन है, तो यह उसे ब्लैकमेल भी कर सकता था। तभी करण ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं कल रात की सारी बातें भूल जाऊंगा, लेकिन याद से मुझे वो 5,000 दे देना। इस वक्त करण को पैसों की सख्त जरूरत थी।
बिना पैसों के वह मुंबई शहर में टिक नहीं सकता था और यह 5,000 रुपए उसकी मंगेतर जाह्नवी कपूर को ढूंढने और उससे सगाई तोड़ने तक का खर्चा चलाने के लिए काफी थे। करण अभी भी बेखबर था कि सामने खड़ी यही लड़की जाह्नवी कपूर है। जाह्नवी थोड़ी हैरान हुई कि यह बंदा इतनी जल्दी पैसों के लिए मान गया, लेकिन इससे उसका यह शक पक्का हो गया, ये मजदूर किस्म के लोग पैसों के आगे सब कुछ भूल जाते हैं। पैसा दिखाओ और काम करवाओ। ठीक है, मैं अभी तुम्हें पैसे दे देती हूँ। अपना बैंक अकाउंट नंबर या यूपीआई आईडी बताओ, ट्रांसफर कर देती हूँ। जाह्नवी ने फोन उठाया। मुझे अपना अकाउंट नंबर नहीं पता। अगर पता होता तो तुमसे पैसे थोड़े ही मांगता, करण ने जवाब दिया। सालों से फौज में रहते हुए उसकी जितनी भी सैलरी और बोनस जमा हुए थे वह उसके सीक्रेट अकाउंट में थे, लेकिन उसे न तो उसका कार्ड मिला था और न ही अकाउंट नंबर याद था। जाह्नवी ने उसे अजीब नजरों से देखा। मजाक बंद करो, तुम्हारे जैसे मजदूर के अकाउंट में कितने ही पैसे होंगे? सोचने दो। 3 साल पहले जब मैंने चेक किया था तब उसमें लगभग 1200 करोड़ रुपए 12 बिलियन थे। अब तक तो ब्याज लगकर डबल हो गए होंगे, करण ने याद करते हुए बड़े सहज भाव से कहा। 1200 करोड़ रुपए। जाह्नवी ने अपना सिर पीट लिया। यह मजदूर फेंकने में भी हद पार करता है। अगर इसके पास 12 लाख भी होते तो बहुत बड़ी बात थी, यह तो सीधे 1200 करोड़ ठोक रहा है। छोड़ो यार, तुम्हारे पास कार्ड नहीं है तो मैं एटीएम से निकालकर तुम्हें कैश दे देती हूँ, जाह्नवी ने कहा। हाँ, कैश ही दे दो, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, करण ने सिर हिलाया। तो उठो, अब बाहर चलकर एटीएम से पैसे निकालती हूँ। दोनों ने जल्दी से खुद को ठीक किया। वे कल वाले कपड़ों में ही लॉज से बाहर निकले, लेकिन जाह्नवी को अभी भी पीरियड्स की वजह से पेट में हल्का दर्द हो रहा था। वह अपना पेट पकड़कर काउंटर के पास से गुजर रही थी। वहां एक और शादीशुदा जोड़ा चेक आउट कर रहा था। उसकी बीवी ने जब जाह्नवी की ऐसी हामपती हुई और पेट पकड़े हुए हालत देखी तो उसने तुरंत अपने पति को डांटना शुरू कर दिया। देख रहा है जी, सामने वाले बंदे को देख, कितना ताकतवर और मर्द इंसान है। और एक तू है, 3 मिनट में फुस, शर्म आनी चाहिए तुझे। फिर जब उस बीवी ने करण को सीना ठोककर बाहर आते देखा तो अपने पति के कान में बोली, सुनो, जरा उस नौजवान के पास जाओ और उससे कुछ स्पेशल टिप्स सीख कर आओ। जाह्नवी और करण दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। यह वही जोड़ा था जो कल रात उनके बगल वाले कमरे में रुककर लड़ रहा था। लॉज से बाहर आकर उन्होंने पास ही एक एटीएम ढूंढा। जाह्नवी ने अपना कार्ड डाला और 6000 रुपए निकाले। यह लो 5000। और याद रखना, कल रात जो हुआ उसे भूल जाना। जाह्नवी ने नोटों की गड्डी करण के हाथ में थमाई। पक्का वादा? करण ने पैसे लिए और अपनी आर्मी पैंट की जेब में रख लिए। अब इन पैसों से वह आसानी से मुंबई में रहकर अपनी मंगेतर जाह्नवी कपूर को ढूंढ सकता था। चलो, अब अगर कोई काम न हो तो, जाह्नवी बोलने ही वाली थी कि करण ने बीच में ही बात काट दी। तो अब मैं जा सकता हूँ ना? बाय, करण ने बेफिक्री से कहा। जाह्नवी सन्न रह गई। क्या यह बंदा बेवकूफ है? इसने मुझसे मेरा फोन नंबर तक नहीं मांगा। लेकिन जाह्नवी के कुछ बोलने से पहले ही करण अपनी जेब में हाथ डाले तेजी से आगे निकल गया। जाह्नवी ने अपने फोन में टाइम देखा तो उसके होश उड़ गए। हे भगवान, इतना टाइम हो गया, अब तो घर जाकर कपड़े बदलने का भी टाइम नहीं बचा। छोड़ो, आज ऑफिस नहीं जाऊंगी। फिर वह करण से उल्टी दिशा में चलने लगी। रास्ते भर उसके दिमाग में कल रात की बातें घूमती रहीं। वैसे उस फटेहाल मजदूर ने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की, और देखा जाए तो बंदा दिखने में काफी हैंडसम था और कितना केयरिंग भी था कि मेरे लिए टिश्यू से पैड बनाया। काश मेरी सगाई किसी अनजान इंसान से न हुई होती। ओह करण राजपूत, तुम आखिर किस मिट्टी के बने हो? मेरे पापा दादाजी के दोस्त जिद बनाए बैठे हैं कि मेरी शादी सिर्फ तुमसे ही होगी, लेकिन अगर तुम मेरी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे तो मैं यह सगाई तोड़ दूंगी, क्योंकि मैं जाह्नवी कपूर शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ अपने सच्चे प्यार से। अध्याय 1, फर्जी टैक्सी और लुटेरों का अड्डा। जाह्नवी कपूर से अलग होने के बाद करण राजपूत मुंबई की चमचमाती सड़कों पर बिना किसी मकसद के भटकने लगा। इस वक्त उसकी कोई बड़ी तमन्ना नहीं थी, उसे बस अपनी मंगेतर जाह्नवी कपूर का ठिकाना ढूंढना था, उससे मिलकर सगाई तोड़नी थी और सीधे वापस अपने गुप्त अदन की खाड़ी गल्फ ऑफ अडेन वाले सैन्य ठिकाने पर लौट जाना था। वह 18 साल की उम्र पूरी होने से पहले ज्यादा से ज्यादा पुण्य का काम कर लेना चाहता था।
और करण के लिए पुण्य के काम का मतलब था ज्यादा से ज्यादा देशद्रोही, गुंडे और दरिंदों को यमलोक पहुंचाना। पिछले कुछ सालों में करण के हाथों कितने ही खूंखार अपराधियों की बलि चढ़ चुकी थी, इसकी कोई गिनती नहीं थी। लेकिन सवाल यह था कि जाह्नवी की कंपनी कपूर इंडस्ट्रीज का मेन ऑफिस आखिर था कहाँ। मुंबई में तो चारों तरफ एक जैसी आसमान छूती ऊंची ऊंची इमारतें, स्काईस्क्रेपर्स खड़ी थीं। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वह अभी बंद है, कृपया कुछ समय बाद प्रयास करें। उसके नोकिया 3310 से रिकॉर्डेड आवाज आई। करण का गुस्सा फिर 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसका मन किया कि इस नोकिया फोन को सड़क पर पटककर तोड़ दे। फोन न लगना उसके एक पुराने साथी मंकी की वजह से था। मंकी स्पेशल फोर्स का एक जीनियस हैकर था जो दुनिया के किसी भी कंप्यूटर और डेटाबेस को चुटकी में हैक कर सकता था। उसी ने करण को जाह्नवी का पता निकाल कर दिया था। करण उसे दोबारा फोन करके सही पता पूछना चाहता था, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। करण जानता था कि मंकी ने फोन बंद क्यों किया था। पिछली बार मंकी ने ही झूठ बोला था कि अदन की खाड़ी भारत के बहुत करीब है। उसे डर था कि करण वापस आते ही तैरकर उसकी खाल खींच लेगा, इसीलिए वह अपना फोन बंद करके दुबक गया था। अब करण के पास खुद ही रास्ता तलाशने के अलावा कोई चारा नहीं था। सरर तभी करण के ठीक बगल में एक पीली काली मुंबई की टैक्सी आकर रुकी। ड्राइवर की सीट से एक अधेड़ उम्र के आधे गंजे आदमी ने अपनी गर्दन बाहर निकाली और दांत निकालकर मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाई साहब, किसी का पता ढूंढ रहे हैं क्या? कहीं जाना है आपको? मैं पूरे मुंबई शहर का कोना कोना जानता हूँ, बस जगह का नाम बताओ, 2 मिनट में पहुंचा दूंगा। करण ने बचपन में टैक्सियां देखी थीं, लेकिन जब से उसके दादाजी ने उसे स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजा था, तब से उसने नॉर्मल गाड़ियां कम ही देखी थीं। वैसे इस वक्त यह टैक्सी वाला एकदम सही समय पर आया था। क्या तुम्हें पता है कि कपूर इंडस्ट्रीज का हेड ऑफिस कहाँ है? करण ने पूछा। यह सुनते ही वह गंजा ड्राइवर गाड़ी से बाहर आया। उसने बिना पूछे करण का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती टैक्सी की पिछली सीट पर बिठा लिया। अरे कपूर इंडस्ट्रीज, उसे कौन नहीं जानता भाई साहब, बैठिए बैठिए, सीधे वहीं छोड़ता हूँ आपको। करण ने कोई विरोध नहीं किया और चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। गंजा ड्राइवर भी तुरंत ड्राइवर सीट पर बैठा और गाड़ी तेजी से भगा ली। टैक्सी लगभग आधे घंटे तक दौड़ती रही। शुरुआत में तो आसपास बड़ी बड़ी इमारतें दिख रही थीं, लेकिन धीरे धीरे सड़क पतली होती गई और 2-3 मंजिल के पुराने जर्जर मकान नजर आने लगे। आखिरकार टैक्सी बांद्रा की एक बहुत ही पुरानी, सुनसान और गंदी गली के मुहाने पर जाकर रुक गई। लो भाई साहब, सामने जो पतली गली दिख रही है ना, उसी के पार कपूर इंडस्ट्रीज का ऑफिस है। बस 20 रुपए किराया हुआ, निकलो, गंजे ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा। करण ने खिड़की से बाहर झांका। चारों तरफ टूटी फूटी झोंपड़ियां और पुरानी इमारतें थीं। क्या कपूर इंडस्ट्रीज जैसी अरबों की कंपनी ऐसे कबाड़खाने में होगी? शायद हो भी सकती है। करण पहले कभी गया तो था नहीं, आगे जाकर देख लेगा। लेकिन इस वीरान गली में अगर वह अकेले घुसा और रास्ता भटक गया तो? मालिक एक काम करो, तुम मुझे सीधे कपूर इंडस्ट्रीज के मेन गेट तक पैदल ही छोड़ आओ, मैं तुम्हें 20 की जगह 100 रुपए दे दूंगा। करण ने अपनी आर्मी पैंट की जेब में हाथ डालते हुए कहा। अब तो उसके पास जाह्नवी के दिए 5000 रुपए कैश पड़े थे। पैसे की बात सुनते ही गंजे ड्राइवर की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। अच्छा, मुंबई में पहली बार आए लगते हो, इलाके से अनजान हो। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। 100 रुपए देने की जरूरत नहीं है, वही किराया दे देना। ठीक है। यह गली बहुत पतली है, गाड़ी अंदर नहीं जाएगी। तुम मेरे साथ नीचे उतरो, मैं तुम्हें पैदल रास्ते से ले चलता हूँ, गंजे ने कहा। करण ने सिर हिलाया और दोनों नीचे उतर आए। गंजे ड्राइवर ने अपनी टैक्सी का दरवाजा तक बंद नहीं किया, वह सीधे करण को लेकर उस संकरी, सुनसान गली के अंदर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, करण की फौजी रडार, मर्सनरी इंस्टिंक्ट्स को कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगा। आसपास भयंकर सन्नाटा था, न कोई इंसान, न कोई परिंदा। क्या सच में कपूर इंडस्ट्रीज आगे ही है? करण ने थोड़ा चौंक कर पूछा। बिल्कुल नहीं, कपूर इंडस्ट्रीज गई तेल लेने। यह तो हमारा अड्डा है। गंजे ड्राइवर की आवाज अचानक बर्फीली और जहरीली हो गई। अगले ही पल उसने जेब से एक धारदार रामपुरी चाकू निकाला और सीधे करण की गर्दन पर सटा दिया। करण की जगह कोई और होता तो डर के मारे कांपने लगता, लेकिन करण बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने चाकू को अपनी गर्दन पर छुआ रहने दिया।
गंजे की पकड़ और तरीके से करण समझ गया कि यह बंदा इस काम का पुराना उस्ताद था। साला, मैं तो फर्जी टैक्सी, पायरेट टैक्सी में बैठ गया। विदेश में रहते हुए भी करण भारतीय खबरों पर नजर रखता था। उसने सुन रखा था कि मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में कुछ लुटेरे फर्जी टैक्सी चलाते हैं। अगर कोई अकेली लड़की बैठ जाए तो उसके साथ लूटपाट और दुष्कर्म करते हैं, और अगर कोई मर्द बैठ जाए तो उसे किसी सुनसान जगह ले जाकर लूट लेते हैं। चुपचाप आगे चल, कोई होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना यह चाकू तेरी गर्दन के पार निकल जाएगा, गंजे ने गुर्राते हुए कहा। करण ने कोई विरोध नहीं किया। वह जानता था कि ये लोग किसी बड़े गैंग का हिस्सा हैं और इनका कोई पक्का अड्डा होगा। वह सीधे उस अड्डे तक पहुंचना चाहता था। गंजा ड्राइवर करण को एक बड़े से लाल रंग के पुराने लोहे के दरवाजे के पास ले गया और उस पर खास तरीके से खटखटाया, थक कथक थक। तभी अंदर से एक भारी आवाज आई, कौन है? सब्जी की डिलीवरी आई है, गंजे ड्राइवर ने कोडवर्ड बोला। करण को मन ही मन हंसी आ गई, साले लुटेरे भी कोडवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। चुईच। दरवाजा खुला और अंदर से एक सुकड़े हुए मुंह वाले लड़के ने अपना सिर बाहर निकाला, अंदर आओ जल्दी। गंजे ने आसपास सावधानी से देखा और करण को धक्का देते हुए अंदर ले गया। अंदर एक बड़ा सा अहाता, कोर्टयार्ड था। पहली ही नजर में करण को पूरा माजरा समझ आ गया। अहाते के कोने में 810 आम लोग, पुरुष और महिलाएं, नंगे पैर, जमीन पर घुटनों के बल बैठे हुए थे। उन्होंने डर के मारे अपने हाथ सिर पर रख रखे थे और कांप रहे थे। करण समझ गया कि ये सब भी उसकी तरह फर्जी टैक्सी और झांसे में फंसकर यहाँ लाए गए बकरे हैं। उन्हें घेरकर 7-8 खूंखार, दाढ़ी वाले गुंडे हाथों में लाठी और कट्टे, देसी पिस्तौल लिए खड़े थे। तभी अंदर से एक भारी भरकम मोटा गुंडा बाहर निकला, अरे कालू भाई, आज क्या माल हाथ लगा है? कोई बड़ा मुर्गा फंसा क्या? अरे किस्मत ही फूटी है, कोई देहाती मजदूर फंसा है। इतने दिनों से कोई अमीर बाप की औलाद हाथ ही नहीं लग रही। चल, इसे भी बाकी लोगों के पास बैठा, इसके कपड़े लत्ते चेक कर और जो भी 200-400 रुपए जेब में हो, छीन ले, गंजे कालू ने चिढ़कर कहा। जी कालू भाई, मोटे गुंडे ने तुरंत कट्टा तान दिया। करण समझ गया कि यह गंजा कालू ही इस गैंग का सरगना है, जो राहगीरों को लूटने का धंधा चला रहा था और यह अहाता उनका अड्डा था। सब कुछ साफ होते ही करण अपने हाथ खोलने और एक्शन लेने की तैयारी करने लगा। उसे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत ऐसे लाचारों को सताने वाले अपराधियों से ही थी। ये सब यमलोक जाने के लायक थे। लेकिन ठीक उसी पल उस लाल दरवाजे पर फिर से खटखटाने की आवाज आई। वही सुकड़े मुंह वाला गुंडा दौड़कर दरवाजा खोलने गया। कोडवर्ड का आदान प्रदान हुआ और दरवाजा खुला। एक पहलवान जैसा गुंडा अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक 7072 साल के बेहद बुजुर्ग दादाजी की कॉलर थी। दादाजी के बाल पूरी तरह सफेद थे। उन्होंने फटी हुई सफेद धोती कुर्ता और पांव में टूटी हुई चप्पल पहन रखी थी। कपड़ों से साफ पता चल रहा था कि वह गांव के कोई गरीब किसान थे। वह बुजुर्ग किसान अपने सीने से कपड़े का एक छोटा सा थैला कसकर भींचे हुए थे और रो रहे थे। अरे बाबूजी, छोड़ दो मुझे जाने दो, मुझे अस्पताल जाना है। तुमने तो कहा था कि तुम मुझे सरकारी अस्पताल छोड़ दोगे, फिर मुझे इस डरावनी जगह क्यों लाए हो? मेरी छोटी सी पोती अस्पताल में जिंदगी और मौत की सांसें गिन रही है। बाबूजी, मुझे छोड़ दो। अगर मुझे पहुंचने में देर हो गई तो मेरी पोती मर जाएगी। अबे ओ बूढ़े, बकवास बंद कर और जो थैला तेरे हाथ में है चुपचाप हमारे हवाले कर दे, फिर तुझे तेरी पोती के पास जाने देंगे, पहलवान गुंडे ने चिल्लाकर कहा। नहीं बाबूजी, इसमें मेरी पोती के इलाज के पैसे हैं। मैंने अपनी जमीन गिरवी रखकर यह पैसे जुटाए हैं, इसे मत छीनो। बुजुर्ग किसान गिड़गिड़ाने लगे। साले बूढ़े, सीधे सीधे थैला देता है या यहीं तेरी छाती पर कट्टा उतार दूं? पहलवान गुंडे ने दहाड़ मारी। बुजुर्ग किसान डर के मारे 2 कदम पीछे हटे, लेकिन उन्होंने थैले को अपनी छाती से और कसकर चिपका लिया। गंजा कालू यह सब देख रहा था। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। ए छोटे, तू बातें क्या बना रहा है? बूढ़े के हाथ में जो थैला है उसमें अस्पताल के पैसे हैं, यानी मोटा माल होगा। छीनता क्यों नहीं उससे? एक बूढ़े से थैला नहीं छीना जा रहा तुझसे। छोटे नाम के उस पहलवान गुंडे ने शर्मिंदा होकर कहा। कालू भाई, गलती हो गई, अभी छीनता हूँ इससे। फिर उसने अपनी कातिलाना नजरें उस असहाय बुजुर्ग पर टिकाई। साले खूसट, तेरी वजह से मुझे कालू भाई से डांट खानी पड़ी। अब तो तुझे मार ही डालूंगा, मैं नहीं दूंगा।
मेरी पोती मर जाएगी। बुजुर्ग किसान अड़ गए। कमीने बूढ़े, लात की भाषा भूत भी समझते हैं। छोटे ने अपनी भारी टांग उठाई और पूरे जोर से उस असहाय बुजुर्ग के पेट में लात मार दी। धड़ाम। वह बुजुर्ग लात खाते ही गेंद की तरह उछलकर दूर जा गिरे। उनके हाथ से थैला छूट गया। जमीन पर पड़े पड़े वे बुजुर्ग दर्द से तड़पने लगे और फूट फूट कर रोने लगे। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा रहवानों। यह किसी की जिंदगी बचाने के पैसे हैं। मेरी पोती अस्पताल में राह देख रही है। तुम इंसानों के रूप में राक्षस हो। यह सुनकर गंजे कालू ने अपनी जेब से वन का सिक्का निकाला और बुजुर्ग के मुंह पर फेंकते हुए हंसकर बोला, अरे बूढ़े बाबा, माना कि हम डाकू हैं, लेकिन गलती तुम्हारी भी है। इतने पैसे लेकर सरेआम घूमोगे तो लूटे ही जाओगे ना। चलो, हम भी दिल के बुरे नहीं हैं। यह वन का सिक्का लो और जाओ अपनी पोती का इलाज करवा लो। हा हा हा। पूरा अहाता गुंडों के ठहाकों से गूंज उठा। तुम दरिंदे हो, मैं तुमसे अपनी पोती के पैसे छीन कर रहूंगा। बुजुर्ग किसान लाठी के सहारे खड़े हुए और उस गुंडे की तरफ झपटे। यह देखकर पहलवान छोटा का पारा चढ़ गया। साले खूसट, कालू भाई तरस खा रहे हैं और तू ज्यादा नेता बन रहा है। आज तो तेरा काम यहीं तमाम करता हूँ। उसने अपनी वजनी लात दोबारा उस बुजुर्ग के मुंह पर मारने के लिए उठाई। यह सब देख रहे करण का सब्र का बांध आखिरकार टूट गया। उसकी आंखों में खून उतर आया। वह एक कदम आगे बढ़ा और उसकी बर्फीली, कड़क आवाज पूरे अहाते में गूंज उठी। अबे ओ सुअर के बच्चों, एक गरीब और लाचार बुजुर्ग पर हाथ उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अध्याय 9, भारी शरीर, हल्की अक्ल। अबे ओ सुअर के बच्चों, एक गरीब और लाचार बुजुर्ग पर हाथ उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? करण ने मुस्कुराते हुए कड़क आवाज में कहा। जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजे, पूरे अहाते में सन्नाटा छा गया। गंजा कालू और पहलवान छोटा दोनों चौंक कर पलटे और करण को घूरने लगे। तभी वह मोटा गुंडा करण के पास आया और उसकी कॉलर पकड़कर गुस्से में दहाड़ा, अबे ओ देहाती मजदूर, कालू भाई के सामने तेरी जुबान बहुत चल रही है। रुक, अभी तुझे यमलोक पहुंचाता हूँ। यह कहते हुए मोटे ने पूरे जोर से अपनी भारी लात करण के पेट में मारी। करण की आंखों में एक कातिलाना ठंडक तैर गई। उसने न तो अपना बचाव किया और न ही अपनी जगह से हिला। उसने सीधे अपनी फौजी टांग उठाई और एक जोरदार फ्रंट किक जड़ दी। धड़ाम। एक ही लात में वह सांड जैसा मोटा गुंडा हवा में फुटबॉल की तरह उछला और अहाते की दीवार से टकराकर ढह गया। आह! मेरी पसलियां टूट गईं। बचाओ! वह जमीन पर तड़पने लगा। यह देखकर गंजे कालू और बाकी गुंडों के होश उड़ गए। कालू चिल्लाया, साले भिखारी मजदूर, तेरी इतनी हिम्मत, इसे जान से मार डालो। पहलवान छोटा सबसे पहले करण की तरफ झपटा। उसका विशाल शरीर किसी जंगली सांड की तरह लग रहा था। उसने हवा में घूंसा लहराते हुए सीधे करण के चेहरे पर वार किया। करण अपनी जगह पर डटा रहा। उसने जरा सा झुककर छोटे का घूंसा खाली निकाला और अपना एक वजनी घूंसा उसकी कोहनी पर मार दिया। चटाक! छोटे की चीख पूरे अहाते में गूंज उठी। उसकी बांह का जोड़ उल्टा मुड़ गया था। वह भी मोटे गुंडे की तरह जमीन पर जा गिरा। मेरी बांह टूट गई। मार डाला रे। हड्डी टूट गई साले की। महज 2 सेकंड और 2 बार। 2 भारी भरकम गुंडे ढेर हो चुके थे। अहाते के कोने में बंधक बने नंगे पांव लोग अब अपनी आंखें उठाकर करण को देखने लगे। वह बुजुर्ग किसान तो हक्का बक्का रह गया। हे भगवान, मैंने सुना था कि दुनिया में बड़े बड़े सूरमा होते हैं। यह नौजवान तो बिल्कुल महाबली हनुमान जैसा ताकतवर है। गंजा कालू थरथर कांपने लगा। तुम कौन हो? मैं तो बस कानून का राज कायम करने आया हूँ। यह कहते हुए करण उसकी तरफ बढ़ने लगा। गंजा कालू समझ गया कि बंदा काल बनकर आया है। उसने तुरंत बैग उठाया, पीछे मुड़ा और भागने लगा। भागते भागते वह अपने बाकी 5-6 गुंडों पर चिल्लाया, सालो, इसे रोको। आज तुम सबका कमीशन डबल कर दूंगा। पैसे 2 गुने होने की बात सुनकर बाकी गुंडों में थोड़ा लालच आया। वे लाठियां और कट्टे लेकर करण पर टूट पड़े। लेकिन करण के सामने ये सब मच्छर मक्खी के बराबर थे। धाड़, सटाक, धड़ाम। करण के 2-3 मुक्के और लातें हवा में घूमी और अगले ही पल सारे गुंडे खून की उल्टी करते हुए जमीन पर ढह गए। गंजा कालू अभी अहाते के मेन गेट तक ही पहुंचा था कि उसने मुड़कर देखा, उसके सारे गुंडे चटनी बन चुके थे। उसकी पैंट ढीली हो गई। वह आगे भाग पाता, उससे पहले ही करण बिजली की रफ्तार से उसके सामने आ खड़ा हुआ। गंजा डर के मारे सीधे जमीन पर बैठ गया।
उसने बुजुर्ग किसान का चुराया हुआ बैग अपने दोनों हाथों से उठाकर करण के पैरों में रख दिया। मालिक, हुजूर, मुझसे गलती हो गई, मैं अंधा था जो आपको पहचान नहीं पाया। यह सारा माल आपका हुआ, मुझे जान से मत मारो। कमीने, किसी गरीब बूढ़े के पोती के इलाज के पैसे छीनते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? नीच इंसान। करण ने एक जोरदार लात कालू के पेट में रसीद की और बैग छीन लिया। गंजा कालू पेट पकड़कर जमीन पर लौटने लगा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। उसे समझ ही नहीं आया कि इस पतले दुबले लड़के की लात में इतनी भयंकर ताकत कहां से आई। करण बैग लेकर बुजुर्ग किसान के पास गया। दादाजी, यह लीजिए अपने पैसे और तुरंत अस्पताल जाकर अपनी पोती का इलाज करवाइए। बुजुर्ग किसान की आंखों से आंसू बह निकले। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, तुमने मेरी पोती की जिंदगी बचा ली। कोई बात नहीं दादाजी। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? करण ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम इंसाफ है। फिर उसने कोने में बैठे बाकी बंधकों से कहा, आप लोग भी जल्दी से अपने कपड़े पहनिए और घर जाइए, अब आप सब आजाद हैं। वे लोग भी रोते हुए करण के पैर छूने लगे। साहब, आप तो हमारे लिए भगवान बनकर आए हो। वे जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगे। लेकिन ठीक उसी पल धाड़, अहाते का लाल लोहे का दरवाजा झटके से खुला और बाहर से एक खाकी वर्दी वाली महिला पुलिस अफसर पिस्तौल ताने अंदर घुसी। करण ने जैसे ही मुड़कर देखा, उसकी नाक से फिर से खून बहने की नौबत आ गई। सामने एक बेहद खूबसूरत, गठीली और भारी भरकम फिगर वाली लेडी पुलिस अफसर खड़ी थी। यह क्या चल रहा है यहाँ? खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हाथ ऊपर करो। उस लेडी कॉप ने सीधे करण पर पिस्तौल तान दी। करण हिला नहीं, और सच कहे तो वह हिलना भी नहीं चाहता था। उसकी नजरें उस महिला पुलिस अफसर की वर्दी पर कसी हुई छाती पर टिक गई थीं। तभी वह लेडी पुलिस अफसर चीते की तरह झपटी। उसने एक ही झटके में करण का हाथ मरोड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। उसने अपना घुटना करण की पीठ पर दबाया और उसकी दोनों कलाइयों को कसकर पकड़ लिया ताकि वह भाग न सके। अरे ओ मैडम कॉप, मुझे क्यों पकड़ रही हो? करण ने नीचे दबे पूछा। चुप कर साले लुटेरे, मैं कानून की तरफ से तुझे गिरफ्तार कर रही हूँ, महिला पुलिस चिल्लाई। मैं लुटेरा? अरे मैंने क्या किया भाई? करण अवाक रह गया। तूने क्या किया? तेरी फर्जी टैक्सी इन मासूम लोगों को उठाकर यहाँ लाई। तूने इनके कपड़े उतरवाकर लूटा और उस गरीब बूढ़े को देख, वह तेरी वजह से फूट फूट कर रो रहा है। तूने उस बेबस दादाजी को इतना रुलाया और अब मासूम बन रहा है। इस लेडी पुलिस अफसर का नाम था बुलबुल शर्मा, इंस्पेक्टर बुलबुल शर्मा। वह बांद्रा पुलिस स्टेशन की जांबाज सब इंस्पेक्टर थी। पिछले 1 महीने से मुंबई पुलिस फर्जी टैक्सी गैंग को पकड़ने के लिए जाल बिछा रही थी। काफी मशक्कत के बाद उन्हें इस अहाते का पता चला था और आज पुलिस रेड मारने वाली थी। लेकिन बुलबुल बाहर गश्त कर रही थी कि उसने अंदर मारपीट की आवाज सुनी। उसका फर्ज जागा और वह अकेली ही अंदर कूद पड़ी। अंदर आते ही उसने देखा कि करण के हाथ में पैसों का बैग है और सामने बुजुर्ग किसान रो रहा है। उसने तुरंत दिमाग दौड़ाया कि यह गुंडा इस बूढ़े को सता रहा है और सीधे करण पर टूट पड़ी। करण के पास इस बेवकूफी का कोई जवाब नहीं था। अरे मैडम, मैं तो यहाँ का हीरो हूँ। वो दादाजी खुशी के मारे रो रहे हैं। पास खड़े बुजुर्ग किसान ने जब देखा कि पुलिस वाली उनके मसीहा को ही अपराधी समझकर दबोच रही है, तो वे घबराकर आगे आए। अरे मैडम जी, आप गलत समझ रही हैं। मुझे तो इन गुंडों ने लूटा था। इस नौजवान ने तो अभी अभी मेरी जान बचाई और मेरे पैसे वापस दिलवाए हैं। बुलबुल ने अपनी कड़क आवाज में कहा, दादाजी, आप डरिए मत। मैं जानती हूँ कि आप इस खूंखार गुंडे के डर से झूठ बोल रहे हैं। आप घबराइए मत, मेरी बैकअप पुलिस टीम अभी आती ही होगी। इनमें से कोई भी लुटेरा बचकर नहीं जाएगा। आप बेझिझक सच बोलिए। अरे मैडम जी, राम कसम, मैं सच कह रहा हूँ, यह लड़का डाकू नहीं है। बुजुर्ग किसान ने अपने हाथ जोड़ लिए। दादाजी, आप मुझे बेवकूफ मत बनाइए। अगर यह लड़का हीरो होता तो क्या ये गुंडे आपको यहाँ किडनैप करके ला पाते? बुलबुल ने अपना ज्ञान पेला। बुजुर्ग किसान का सिर चकरा गया। गांव के सीधे साधे इंसान थे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस पुलिस वाली का भेजा कैसे ठिकाने लाएं। करण ने नीचे दबे अपना सिर घुमाया और गहरी सांस ली। अरे ओ मैडम, कभी कभी भगवान ने जो दिमाग दिया है उसका भी इस्तेमाल कर लिया करो। करण ने सुन रखा था, भारी शरीर, हल्की अक्ल, बस्टी एंड ब्रेनलेस, आज आंखों से देख भी लिया। तूने मुझे क्या कहा? बुलबुल का पारा चढ़ गया।
उसे अपनी बुद्धि पर सवाल उठाया जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैडम, अब मेरा हाथ छोड़ो, करण ने कहा। छोड़ दूं? अभी पुलिस बैकअप आ रहा है, सीधे जेल की हवा खिलाऊंगी तुझे। बुलबुल ने उसकी पीठ पर अपना घुटना और कस दिया। 1, 2, 3, टाइम खत्म, अब मैं उठ रहा हूँ, करण ने कहा। और अगले ही पल करण ने अपनी पीठ को एक झटका दिया और अपनी कलाई को खास फौजी पैंतरे से घुमाकर बुलबुल की पकड़ को चुटकी में ढीला कर दिया। बुलबुल सन्न रह गई। उसकी ब्लैक बेल्ट ग्रिप को किसी ने इतनी आसानी से कैसे छुड़ा लिया? लेकिन वह भी हार मानने वालों में से नहीं थी। जैसे ही करण खड़ा होने लगा, बुलबुल ने आगे बढ़कर करण को पीछे से कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। तू कहीं नहीं जाएगा, अपराधी। करण को लगा था कि वह आजाद हो गया है, लेकिन बुलबुल फिर से उस पर चढ़ बैठी। दोनों हाथापाई करते हुए सीधे जमीन पर जा गिरे और बुलबुल सीधे करण के ऊपर बैठ गई। अरे मैडम, यह क्या बचपना है? करण चिढ़कर बोला। मैं तुझे भागने नहीं दूंगी, बुलबुल ने करण की गर्दन के चारों तरफ अपनी बाहें कस लीं। करण ने अपनी जिंदगी में इतनी जिद्दी औरत नहीं देखी थी। चूंकि वह महिलाओं पर हाथ नहीं उठाता था, इसलिए वह अपनी फौजी ताकत का इस्तेमाल करके सिर्फ खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बुलबुल अपनी पूरी ताकत लगाकर करण से चिपकी हुई थी। उसकी पुलिस कैप उड़कर दूर जा गिरी थी। करण जब जब जोर लगाता, बुलबुल का मुलायम और कसी हुई वर्दी वाला शरीर करण से टकराता और करण का सारा फौजी पावर 1 सेकंड में फुस हो जाता। पास खड़े बुजुर्ग दादाजी और बाकी लोग आंखें फाड़े यह नजारा देख रहे थे। यह पुलिस और चोर की लड़ाई कम और किसी नई शादीशुदा जोड़े की रोमांटिक कुश्ती ज्यादा लग रही थी। तभी दूर से पुलिस की गाड़ियां के सायरन की आवाजें आने लगी। पो 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 पो। सायरन सुनते ही बुलबुल के चेहरे पर जीत की मुस्कान आ गई। हा, सुन लिया, पुलिस आ गई, अब तू जेल जाएगा। सायरन की आवाज सुनते ही करण के माथे पर बल पड़ गए। वह पुलिस के चक्कर में बिल्कुल नहीं फंस सकता था। भारत में उसकी वापसी एक टॉप सीक्रेट सैन्य मिशन थी। अगर पुलिस रिकॉर्ड में उसका चेहरा आ गया तो उसकी पहचान उजागर हो जाएगी और उसका मिशन तबाह हो जाएगा। उसे किसी भी कीमत पर यहाँ से तुरंत निकलना था। लेकिन यह लेडी पुलिस अफसर छिपकली की तरह उससे चिपकी हुई थी। वह न तो इसे मार सकता था और न ही धक्का दे सकता था। तभी करण के दिमाग में एक बहुत ही शैतानी और कामुक आइडिया आया। उसने अपनी आंखों में एक ट्रकी और आवारा चमक लाई और अपने होठों पर एक कातिलाना मुस्कान बिखेरते हुए सीधे बुलबुल की आंखों में झांका। अध्याय 10, रहस्यमयी देशप्रेमी आर्मी मैन। सब इंस्पेक्टर बुलबुल शर्मा को लगा कि नीचे दबे अपराधी की नजरें कुछ अजीब और खतरनाक दिशा में भटक रही हैं, खासकर उसकी कसी हुई पुलिस वर्दी की छाती पर। नीच दरिंदे, तू किसे घूर रहा है? बुलबुल चिल्लाई। अरे मैडम, मुझे तो बस सुंदर लड़कियों के करीब रहना पसंद है, खासकर इतनी कसी हुई दूरी पर। अब तुम हटो वरना मेरे अंदर का फौजी तूफान बेकाबू हो रहा है, कहीं धमाका न हो जाए, करण ने मुस्कुराते हुए कहा और हवा में पप्पी किस जैसी शक्ल बनाकर अपना मुंह सीधे बुलबुल के गाल की तरफ बढ़ा दिया। यह देखकर बुलबुल के हाथ पांव फूल गए। उसे लगा कि यह ट्रकी सच में उसे चूमने वाला है। वह घबराकर पीछे हटी और उसका गोरा चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। जल्दी पीछे हटो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, करण ने दोबारा सिर आगे बढ़ाया। असलियत यह थी कि करण बस नाटक कर रहा था ताकि बुलबुल डरकर खुद ही उसे छोड़ दे। कमीने, बुलबुल चीखी और अपनी जान बचाकर करण के ऊपर से हटकर दूर भाग खड़ी हुई। करण को थोड़ी निराशा हुई। अरे यार, इतनी जल्दी पीछे हट गई। 2 सेकंड और रुक जाती तो क्या जाता? इन लड़कियों में पेशेंस ही नहीं होता। खैर, अब जब वह बुलबुल की ग्रिप से आजाद हो चुका था, तो यहाँ से तुरंत 9-2-11 होना ही समझदारी थी। बाहर पुलिस की गाड़ियां आ चुकी थीं। मेन गेट से निकलना यानी पुलिस की गिरफ्त में जाना था, इसलिए रास्ता सिर्फ एक ही था, लेकिन भागने से पहले करण को लगा कि कुछ अधूरा रह गया है। उसने इस पूरे डाकू गैंग को अकेले ठोका है, और अगर वह सीधे भाग गया तो इस बेवकूफ लेडी पुलिस अफसर को सारा क्रेडिट मुफ्त में मिल जाएगा। ना भाई ना, ऐसा अन्याय तो मैं नहीं होने दूंगा। करण ने भागते भागते पास खड़ी बुलबुल के करीब जाकर उसके गोलमटोल गाल को एक हाथ से कसकर दबा दिया, पिंच कर दिया। गाल तो काफी स्पंजी हैं, मैडम तुम्हारे, करण ने हंसते हुए कहा। और अगले ही पल करण ने 3 कदम की दौड़ लगाई और सीधे 10 फीट ऊंची सीमेंट की बाउंड्री वॉल पर छलांग लगा दी। वह दीवार पर एक पैर रखकर सीधे छत पर चढ़ गया। यह सब इतनी फुर्ती और फिनिशिंग से हुआ कि वहां खड़े लोग आंखें फाड़े देखते रह गए।
3 मीटर ऊंची दीवार पर बंदर की तरह चढ़ जाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। बुलबुल तो शौक में वहीं जम गई। इस भिखारी ने मेरे गाल खींचे। अगले ही सेकंड उसका खून उबल पड़ा। कमीने, औकात है तो नीचे उतर। तभी वह बुजुर्ग किसान बीच में आ गए। वे अपने मसीहा को पकड़ाना नहीं चाहते थे। बेटा भागो, मैं इस पुलिस वाली को रोकता हूँ। दादाजी ने बुलबुल के सामने अपने दोनों हाथ फैला दिए और जब तक बुलबुल उन्हें किनारे हटाती, करण छत के रास्ते गायब हो चुका था। धड़ाम, अहाते का लाल लोहे का दरवाजा झटके से खुला और भारी पुलिस फोर्स हाथों में रिवाल्वर और लाठियां लिए अंदर घुस आई। अब कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। पुलिस टीम को लगा था कि अंदर खूंखार डाकुओं से एनकाउंटर होगा, लेकिन अंदर का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा का पूरा गैंग जमीन पर कराह रहा था। किसी की टांग टूटी थी तो किसी का हाथ। सामने सब इंस्पेक्टर बुलबुल शर्मा पसीने से लथपथ और बिखरे बालों में खड़ी थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर बुलबुल की पीठ थपथपाई। वाह बुलबुल जी, मानना पड़ेगा यार, अकेले ही पूरे फर्जी टैक्सी गैंग का सफाया कर दिया। इस बार तो तुम्हें कमिश्नर साहब से बड़ा मेडल मिलेगा। सर, मैंने कुछ नहीं किया, बुलबुल ने चिढ़कर सच बताया। तुमने नहीं किया तो किसने किया? इंस्पेक्टर ने माथे पर बल डाले। आर्मी की पैंट पहने एक सिरफिरे लड़के ने। बुलबुल के दिमाग में करण का चेहरा आते ही उसका खून उबलने लगा। कहाँ है वो? वो छत से कूदकर भाग गया। बुलबुल ने ऊपर इशारा किया। इंस्पेक्टर ने अविश्वास से देखा। बुलबुल जी, पुलिस महकमे में रहकर ऐसा मजाक शोभा नहीं देता। खैर, अगर तुम अकेले क्रेडिट नहीं लेना चाहती तो पूरी टीम के नाम डाल देते हैं। बाहर मीडिया वाले आ चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करो। बुलबुल ने बेमन से सिर हिलाया। उसने अपने गाल को छुआ जहां करण ने चुटकी काटी थी। तू मुझे रास्ते में दोबारा मिल बस। तेरी खाल न उधेड़ी तो मेरा नाम भी बुलबुल शर्मा नहीं। उसने दांत भींचे। उधर करण छत से कूदकर वापस उसी संकरी गली में आया। तभी किचचचच, एक काले रंग की महिंद्रा स्कॉर्पियो अचानक मोड़ से तेजी से आई और करण के बिल्कुल करीब आकर ब्रेक मारे। गाड़ी चला रही रिपोर्टर ने ऐन वक्त पर ब्रेक दबाया था। कार का दरवाजा खुला और एक बेहद खूबसूरत, तेजतर्रार महिला रिपोर्टर बाहर निकली। अरे आप ठीक तो हैं ना? चोट तो नहीं लगी? उसने घबराकर पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैडम, नो प्रॉब्लम। करण ने अपना सिर हिलाया और तेजी से आगे बढ़ गया। उसे यहाँ से तुरंत निकलना था। वह रिपोर्टर करण को जाते हुए देखती रही। अजीब बंदा है यार। तभी स्कॉर्पियो के अंदर से कैमरामैन की आवाज आई, रिया, अरे गाड़ी में बैठो जल्दी। आगे पुलिस ने फर्जी टैक्सी गैंग पर रेड मारी है। हमें सबसे पहले एक एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज कवर करनी है। आज तक न्यूज चैनल की स्टार रिपोर्टर रिया शर्मा RENJING का भारतीय रूपांतरण ने तुरंत सिर हिलाया, लेकिन जाते जाते उसकी नजर करण की जाती हुई रोबीली पीठ पर पड़ी। उसने अपने कैमरे से करण की पीछे से एक फोटो बैक शॉट खींच ली। आज के जमाने में कौन आर्मी पैंट पहनकर घूमता है भाई? लगता है इस बांद्रा की झुग्गी झोपड़ी में गरीबी बहुत ज्यादा है। खैर, फोटो बढ़िया आई है। बैक प्रोफाइल काफी डैशिंग और हैंडसम लग रही है। रिया ने मुस्कुराते हुए फोटो तुरंत प्रिंट निकाली और कार में बैठ गई। गाड़ी सीधे घटना स्थल पर पहुंची। रिया हाथ में माइक और पीछे कैमरामैन को लेकर अहाते के अंदर घुसी। लाइव कवरेज शुरू हो चुका था। रिया ने टीवी स्क्रीन पर बोलना शुरू किया। नमस्कार, मैं आज तक से रिया शर्मा। इस वक्त हम बांद्रा के उस खौफनाक इलाके में मौजूद हैं, जहां पुलिस ने एक बड़े फर्जी टैक्सी और लूटपाट गैंग का पर्दाफाश किया है। रिया ने सबसे पहले पुलिस इंस्पेक्टर का इंटरव्यू लिया, जिसने हमेशा की तरह सारा क्रेडिट बड़े अफसरों और अपनी रणनीति को दे दिया। रिया यह घिसी-पिटी बातें सुनकर रूठ चुकी थी। तभी उसकी नजर अहाते के कोने में खड़े उन बुजुर्ग किसान पर पड़ी। रिया तुरंत माइक लेकर उनके पास पहुंची। दादाजी, जय हिंद। क्या आप भी इस गैंग के शिकार बने थे? गांव के सीधे साधे बुजुर्ग किसान ने टीवी का माइक देखकर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, जी बिटिया। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपको और इन सब लोगों को इस वान गैंग से किसने बचाया? रिया ने पूछा। हमको तो हमारे देश के सुपरमैन ने बचाया, बुजुर्ग किसान ने सीना ठोककर कहा। क्या सुपरमैन? रिया चौंकी। दादाजी, आप सच कह रहे हैं? हाँ बिटिया, राम कसम। वो एक नौजवान आया, उसने 2-2 सेकंड में इन डाकुओं को हवा में उछाल दिया। पुलिस वाली मैडम के गाल पर चुटकी काटी और फिर 10 फीट ऊंची दीवार पर छलांग लगाकर गायब हो गया।
हमारी जवानी में भी हम ऐसी छलांग नहीं लगा पाते थे। दादाजी ने पूरा आंखों देखा हाल सुना दिया। रिया हैरान रह गई। बुजुर्ग किसान का चेहरा बता रहा था कि वे झूठ नहीं बोल रहे थे। क्या आपको याद है कि वह नौजवान कैसा दिखता था या उसने क्या पहना था? रिया ने उत्सुकता से पूछा। चेहरा तो एकदम हीरो जैसा है, हैंडसम था बिटिया। और उसने फौजियों वाली आर्मी पैंट, मिलिट्री ट्राउजर्स पहन रखी थी। आर्मी पैंट। रिया के दिमाग में तुरंत उस लड़के की याद आई जो अभी अभी उसकी स्कॉर्पियो के सामने आया था। उसने झट से अपने पर्स से वही प्रिंटेड फोटो निकाली और दादाजी को दिखाई। क्या यह वही इंसान है? फोटो देखते ही बुजुर्ग किसान खुशी से झूम उठे। हाँ बिटिया, यही है। यही वो नौजवान है जिसने मेरी पोती के इलाज के पैसे वापस दिलवाए। इसकी पीठ मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। वहाँ मौजूद बाकी पीड़ितों ने भी फोटो देखी। हाँ मैडम, यही है वो। इसकी आर्मी पैंट तो दूर से ही पहचानी जाती है। रिया शर्मा के चेहरे पर एक कामयाब रिपोर्टर वाली चमक आ गई। उसे अपनी आज की सबसे बड़ी हेडलाइन मिल चुकी थी। उसने कैमरे की तरफ देखा और माइक पर बोलना शुरू किया। दर्शकों, इस वक्त की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। बांद्रा के इस खौफनाक क्राइम अहाते में पुलिस से भी पहले एक अज्ञात वीर पहुंचा। पीड़ितों की माने तो एक फौजी पैंट पहने गुप्त जामबाज ने अकेले ही इस पूरे गैंग को धूल चटा दी। कैमरामैन ने फोटो पर जूम किया। रिया ने आगे कहा, विदेशी फिल्मों में स्पाइडरमैन और बैटमैन होते होंगे, लेकिन हमारे भारत की सड़कों पर आज एक असली हीरो उतरा है। फौजी वर्दी वाला यह जामबाज इंसानियत का असली रखवाला है। और आज से पूरा देश इसे सीक्रेट फौजी, द मिस्टीरियस आर्मी हीरो के नाम से जानेगा।